राष्ट्रवाद के उदय के कारण पहले अंग्रेजों में पहले तो राजनीतिक एकता, प्रशासनिक एकता, रेलवे का विकास, शिक्षण संस्थाओं का विकास और फॉरेन कॉन्टेक्ट। फिर हमने पढ़े नेगेटिव में कॉलोनियल पॉलिसीज, नस्लीय श्रेष्ठता की मनोग्रंथि, ईसाई मिशनरियों का धर्म प्रचार, लॉर्ड लिटन की पॉलिसीज और इल्बर्ट कंट्रोवर्सी। रिवोल्ट ऑफ 1857, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, कंटेम्प्रेरी यूरोपियन मूवमेंट और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से थे? बंगाल जमींदार सभा, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस। फिर नीचे जाओ, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। फिर उधर जाओ, बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और पुनः सार्वजनिक सभा। कांग्रेस 28 दिसंबर 1885, एयो ह्यूम इसके संस्थापक थे। 84 के अडियार के थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले सम्मेलन में पहली बार बात की थी, इंडियन नेशनल यूनियन बनाएंगे, पूना में सम्मेलन करेंगे। पूना में हुआ नहीं, प्लेग फैल गया, इसलिए बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। दादाभाई नौरोजी ने का नाम रखो कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब जनता। अमेरिका से ये शब्द उठाया था, 72 लोग गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं गए। इसके अंदर 9 प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन इनमें से कोई भी किसानों या मजदूरों से संबंधित नहीं था। पहले के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, वो पहले अध्यक्ष है, ईसाई थे तो आप पहले ईसाई अध्यक्ष कह सकते हो। 1886 आपके कलकत्ता, दादाभाई नौरोजी फर्स्ट पारसी अध्यक्ष। मैंने कल एक बात और बताई थी, यदि किसी ने सुनी हो, कि उस अधिवेशन में डफरिन ने कलकत्ता के अंदर उनको चाय पे बुलाया था। 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम। 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूल फर्स्ट अंग्रेज। 1889 बॉम्बे, विलियम वेडरबर्न एयो ह्यूम की जीवनी लिखी थी, बायोग्राफी लिखी थी। बाद में 1910 के इलाहाबाद सम्मेलन में वापस बने थे। फिर आपके 1890 कलकत्ता, फिरोजा मेहता, कदम्बिनी गांगुली भाषण देने आई थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट थी। 1896 कलकत्ता, रहीमतुल्ला सयानी पहली बार। वंदे मातरम, आनंद मठ, वकीम चंद्र चटर्जी। 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वदेशी आंदोलन को अप्रूवल। 1906 कलकत्ता, दादाभाई नौरोजी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। गर्मपंथी बाल गंगाधर तिलक को बनाना चाहते थे। 1907 सूरत, आपके ताप्ती नदी के तट पर 23वां अधिवेशन, लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। नागपुर के अंदर होना था, तिलक के प्रभाव की वजह से इसको यहाँ पे सूरत के अंदर लेके आए थे। रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया था। नरम दल और गरम दल के अंदर विभाजन हो गया था। 1908 मद्रास, वापस रासबिहारी घोष। उसके बाद 1911 कलकत्ता, बिशन नारायण धर, पहली बार जनगण मन गाया गया था। फिर 1916 आपके लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार, उसमें नरम दल गरम दल में समझौता, कांग्रेस और लीग में समझौता, इसको हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं। उसके बाद में आगे आपके 1917 कलकत्ता, एनी बेसेंट फर्स्ट वीमन। 1923 दिल्ली का स्पेशल सेशन, मौलाना अबुल कलाम आजाद यंगेस्ट प्रेसिडेंट। 1924 गांधी जी, बेलगाम, हिंदी की बात की गई। 1925 कानपुर, सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वीमन। 1926 गुवाहाटी, श्रीनिवास अयंगर, खादी अनिवार्य की गई। उसके बाद 1928 कलकत्ता, मोतीलाल नेहरू 1919 के अमृतसर सेशन में कर चुके थे। 1929 लाहौर, रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू पहली बार अध्यक्ष बने थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, गांधी जी को लीडरशिप दी जाएगी। 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसके बाद में आपका 1931 कराची, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी अरविंद समझौते को मान्यता, सविनय अवज्ञा आंदोलन विड्रॉ करेंगे हम। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसके अंदर हम भाग लेंगे। हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मैनिफेस्टो जारी करेंगे। डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ट्रेड यूनियन को ऑटोनॉमी, ये सब चीजें मांगी। नौजवान भारत सभा के सदस्यों ने गांधी जी का विरोध किया। ये भगत सिंह की पार्टी थी, क्योंकि भगत सिंह की फांसी की वजह से वो लोग नाराज थे। गांधी जी ने कहा था, गांधी कैन डाई बट गांधीयन जो गांधीजम है कांट। और उसके बाद में हमने आगे बढ़ा 1932। उसके बाद में 1932 वाला, जिसमें मदन मोहन मालवीय जेल के अंदर थे दिल्ली, और अमृत रणछोड़ दास गट्टानी ने अध्यक्षता की। 1933 अगेन मदन मोहन मालवीय जेल में थे, नलिनी सेन गुप्ता ने अध्यक्षता की उसकी, कलकत्ता। फिर 1936 वापस जवाहरलाल नेहरू, लखनऊ अखिल भारतीय किसान सभा, एनजी रंगा और उसके आपके सजानंद सरस्वती ने बनाई। 1937 फैजपुर, वापस जवाहरलाल नेहरू, अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन, उसके अध्यक्ष एनजी रंगा। उसके बाद 1938 हरिपुरा, सुभाष, प्रजामंडलों को समर्थन, प्लानिंग कमेटी, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। 1939 त्रिपुरी, सुभाष वर्सेस पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया सपोर्टेड बाय गांधी जी, और उसके बावजूद सुभाष जीत गए। कार्यकारिणी को लेकर डिस्प्यूट हो गया, सुभाष अलग हो जाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, राजेंद्र प्रसाद को इसमें अध्यक्ष बना दिया जाता है। उसके बाद में आगे आपके 1940 रामगढ़, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राष्ट्रीय एकता का प्रस्ताव 6 साल तक रहे बाद में, तो सबसे लंबे प्रेसिडेंट हो गए। 1946 मेरठ, जेबी कृपलानी। 1947 दिल्ली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1948 पट्टाभी सीतारामैया, जयपुर। ये लो भाई, मतलब ले दे के इतना पूरा पढ़ने के अंदर ही 5-6 मिनट लगती है। तो कल वाला रिवीजन और करा दूं मैं तो आपको फटाफट, कि भाई पिछली 2 क्लासों के अंदर जो हुआ था वो नरम दल गरम दल के बारे में पढ़ा। पहले पढ़ी नरम दल की विचारधारा, तो नरम दल की विचारधारा सबसे पहले अंग्रेजों के बारे में, न्यायप्रिय लोग है और देवताओं का वरदान है,
उसके बाद में भारतीयों के बारे में पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है, इस वजह से इनको नेशनल मूवमेंट में शामिल मत करो और इनको एजुकेशन दे दो। आंदोलन कैसे चलाना है, सेशन बुलाओ, मेमोरेंडम दो, एप्लीकेशन दो, मीटिंग्स करो। कौन शामिल होगा, एवरी इंडियन। कौन सा, तो प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक लिंग, प्रत्येक क्षेत्र, सबका किया जाए। कंट्रीब्यूशन क्या था, इनिशिएट, ऑर्गेनाइज, लीडरशिप, सेकुलर फॉर्म। दमन से बचाने में कहीं ना कहीं इसको सफल रहे थे वो लोग, और इनकी वजह से कई सुधार भी करने पड़ गए थे, जैसे 1896 लोक सेवा आयोग, उसके बाद में आपका 1892 का काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, 1896 का वेलबाई कमीशन जो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कमीशन हुआ करता था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को इन्होंने पॉपुलराइज किया, इसलिए इसको इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी कहा जाता है। उसके बाद में आ जाओ आप आगे, इनकी कमियां, तो इनकी कमियां हमने देख ली थी कि इनकी वो जो पॉलिटिकल मेंडिकेसी पॉलिसी थी, इस वजह से यूथ इनके साथ में नहीं जुड़ पाया था। फिर ये ब्रिटिश रूल का रियल करेक्टर नहीं पहचान पाए थे, इंडियन जो पीपल थे उनको अंडर एस्टिमेट किया था, इसलिए मास मूवमेंट नहीं बना पाए थे उसको। ये पार्ट टाइम कंट्रीब्यूशन ही दिया करते थे, फुल टाइम कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए थे अपना राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर। तो ये इनकी कुछ होगी थी कमियां। जो गरम दल, इनकी विचारधारा, उन्होंने कहा साम्राज्यवादी है, औपनिवेशिक है, शोषणकारी है, जनता पॉलिटिकली इमैच्योर है, उसके बावजूद भी शामिल करो, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंग्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व से उत्तरदायित्व विकसित होता है। उसके बाद में आगे हमने पढ़ा कि उनके आंदोलन कैसे चलाएंगे, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, हड़ताल, जुलूस, प्रदर्शन, धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग, इन सब से करेंगे। उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, तो उनका कंट्रीब्यूशन उन्होंने मास मूवमेंट बना दिया, ब्रिटिश शासन का जो रियल कैरेक्टर था उसको रिवील करने में सफल रहे, स्वदेशी उद्योग धंधों की स्थापना हुई, तो इससे उनको स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया, तो इंडिजिनस इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, उसको बूस्ट मिला। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए गए, तो एजुकेशन प्रमोट हुई अपने आप के अंदर। और उन्होंने जो पर्सनल सेक्रीफाई की एग्जांपल सेट की, तिलक पहले राजनेता थे जिनको जेल भेजा गया था। उसके बाद में आगे आ गए थे हम उनकी कमियां, तो उन्होंने नरमपंथियों की आलोचना ज्यादा की, उन्होंने ज्यादा आक्रामक रुख अपनाया, इसलिए अंग्रेजों ने उनका दमन कर दिया, धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया, तो मुस्लिमों को साथ नहीं जोड़ पाए और आपस में यूनाइट नहीं थे। अब भारत का पहला जो अहिंसक आंदोलन हुआ था, इस नेशनल मूवमेंट में पहली बार जो जनता का आंदोलन देखने को मिला था, वो था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन हुआ था। अब आज हम उस स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम इसकी भूमिका बना रहे थे कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है, कौन से नेता आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। अब हम यहां से शुरू करते हैं। देखो, स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया हमने, मैंने वापस बताया था, बीच में बातें बताई थी कि कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। मैंने खूब सारी बातें बताई थी कि बंगाल में आता क्या क्या था, उसने विभाजन क्यों कर दिया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन कर देता है कर्जन। कर्जन करता है ऐसा। लॉर्ड कर्जन अपना गवर्नर जनरल था जिसने पार्टीशन ऑफ बंगाल लागू किया था। क्यों किया? कर्जन ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वींस के लिए किया, प्रशासनिक दुविधा हो रही है, हमारे ऑब्स्टेकल आ रहे हैं खूब सारे। और उसके कहने का मतलब भी सही था कि यार इतना बड़ा राज्य को एक आदमी कैसे संभाल सकता है यार। इतना बड़ा राज्य, मतलब बांग्लादेश भी आपका, पश्चिमी बंगाल भी आपका, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, असम, और वो सातों सारे के सारे मिला के वो और है। इतने बड़े को यार आप एक साथ नहीं संभाल सकते उसको। तो क्या किया जाए, तो उनका इसको दो टुकड़ों के अंदर बांटा जाए। जो उधर वाला बांग्लादेश और असम वाला जो बेल्ट है, इसको मिला के तो एक बना दो, पूर्वी बंगाल बना दो। अपना आज का पश्चिम बंगाल बिहार और उड़ीसा है, तब तक झारखंड वाला था नहीं, ये बिहार और उड़ीसा वाला जो है, इसको मिला के अपने एक बना दिया जाए। तो उसने पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो बना दिए थे, दो भागों में विभाजन कर दिया था। उसने कहा भाई दो होंगे तो थोड़े छोटे राज्य होंगे, छोटे राज्य होंगे तो उनको सरलता से संभाला जा सकेगा। और आज भी जब वैसे तो देखें तो उसकी बात सच्ची सी मालूम होती कि आज हमने कितने पार्ट कर रखे हैं देख लो। आज बंगाल अलग है, उड़ीसा अलग है, बिहार अलग है, झारखंड अलग है, बांग्लादेश अलग है, उनको छोटे छोटे वालों को हमने और अलग कर रखा। तो खूब सारे पार्ट आज भी हमने कर रखे। तो उसने इस चक्कर में दो कर दिए। पर हमने कहा कि नहीं, ये राष्ट्रवादियों को तोड़ना चाहता है, क्योंकि सबसे अधिक राष्ट्रवाद कहीं पे था तो बंगाल में था, और बंगाल में भी राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा हिंदुओं में था। तो हमने कहा कि ये हिंदुओं में जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा है उनको तोड़ना चाहता है, दो भागों में अलग अलग करना चाहता है, ताकि ये लोग संगठित होके और ये नहीं कर सके। और पूर्वी बंगाल उसने मुसलमानों को दे दिया, पूर्वी बंगाल में मुसलमान ज्यादा हो गए थे वहां पर। तो ये कहा कि हिंदू और मुसलमानों को भी आपस के अंदर लड़ाना चाहता है। तो हम कहते हैं कि ये उनकी फूट डालो और राज करो की नीति थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, इस वजह से उसने किया था।
कि वो हमें लड़ाना चाहता है। किस बात पे लड़ाना चाहता है? वो हमें हिंदू वर्सेज मुस्लिम को लड़ाना चाहता है। उसने कहा कि साहब पूर्वी बंगाल मुसलमानों का और पश्चिमी बंगाल हिंदुओं का। वो हमें बांग्ला और नॉन बांग्ला के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। उधर जो बांग्लादेश वाला पार्ट था उधर ज्यादातर बांग्ला भाषी चले गए थे, बांग्ला स्पीकिंग लोग थे वो चले गए थे, और इधर दूसरी साइड में जो अपने बिहार उड़ीसा वाला था इधर नॉन बांग्ला रह गए थे। और नॉन बांग्ला में इतना राष्ट्रवाद नहीं था जितना उस समय बांग्ला के अंदर था। तो हम कहते हैं कि वो इस वजह से ऐसा करना चाहता था। थोड़ा सा दिमाग के अंदर रखना, बाकी कर्जन जब सेपरेट अलग से पढ़ेंगे तभी और बातें आ जाएगी, उसमें लिखा हुआ भी आ जाएगा। अभी ध्यान देना कि उसने बंगाल विभाजन का उसके द्वारा जो कारण बताया गया था, जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था, वो तो ये था कि साहब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टेकल आ रहे हैं हमारे कुछ, इस वजह से कर रहे हैं। हम जो एक्चुअल कारण बताते हैं, हम कहते हैं उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। किसको डिवाइड करना चाहते हैं? तो हिंदू वर्सेज मुस्लिम को करना चाहते हैं, बांग्ला स्पीकिंग वर्सेज नॉन बांग्ला स्पीकिंग को करना चाहते हैं, इसलिए उसने बंगाल विभाजन कर दिया। हमारे को लगा कि यार बंगाल विभाजन कर दिया, अब क्या करें? नरमपंथियों का तरीका था अप्लीकेशन दो, ज्ञापन दो, अधिवेशन करो, सभा करो, और हमें लगा इस तरीके से अंग्रेज नहीं मान रहे। गर्मपंथियों का उभार हो रहा था। गर्मपंथियों ने कहा हम बताते हैं तरीका, अंग्रेजों का सामान खरीदना बंद कर दो, अंग्रेजों का बॉयकॉट करना बंद कर दो, सॉरी अंग्रेजों का बॉयकॉट करना शुरू कर दो, और जब इनका बहिष्कार करना शुरू कर दोगे तो अंग्रेजों की बुद्धि अपने आप आ जाएगी, झक मरा के इनको तो अपने बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ जाएगा। तो हम आज के बाद केवल स्वदेशी वस्तुएं खरीदेंगे, स्वदेशी का प्रयोग करेंगे। इसलिए बंगाल विभाजन के खिलाफ हमने जो आंदोलन चलाया था उसका नाम, सिंपल प्री का क्वेश्चन बनता है, स्वदेशी आंदोलन नामक आंदोलन कौन सी घटना के तुरंत बाद चलाया गया था? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो आंदोलन चलाया गया था वो स्वदेशी आंदोलन था। या ये कोई पूछे बंगाल विभाजन का परिणाम कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी मूवमेंट। कोई पूछे स्वदेशी आंदोलन का कारण कौन सी घटना थी? पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या क्या बात हुई थी, क्या क्या नहीं हुई थी स्वदेशी आंदोलन के अंदर, कब हुआ, क्या हुआ, सारी बातें पढ़। देखो दो तीन सन याद रखने वाली चीज है, मैं दोनों तीनों एक साथ बताता हूं आपको। ये देखो चार बात पढ़ते हैं। कर्जन 19 जुलाई को यह घोषणा करता है कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। 19 जुलाई 1905 को कर्जन द्वारा घोषणा की गई कि हम बंगाल का विभाजन करने जा रहे हैं। हमारे नेताओं को पता चला कि यार ये क्या कर रहे हो, तो हमारे नेताओं ने इसके खिलाफ आंदोलन जो स्वदेशी शुरू किया था वो 7 अगस्त को शुरू कर दिया था। 7 अगस्त को कलकत्ता के अंदर एक बहुत बड़ी सभा रखी गई। कहते हैं लगभग 50,000 के आसपास लोग उस सभा के अंदर इकट्ठे हुए, और उस सभा को एक बड़े नेता आनंद मोहन बोस ने एड्रेस किया। देखो कल या परसों में कमेंट पढ़ रहा था तो किसी कमेंट था, सर आनंद मोहन बोस वगैरह कहाँ चले गए? ये रहे भाई रे, आनंद मोहन बोस ये रहा। आनंद मोहन बोस स्वदेशी आंदोलन की जो पहली मीटिंग हुई थी उसको एड्रेस करने वाला कोई बंदा है तो आनंद मोहन बोस है। और वो एक 50,000 लोगों की सभा को वहां पे संबोधित करते हैं कि नहीं, हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, हम ये बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे, हम इसका विरोध करेंगे। और जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन सरकार के कानों पर इस विरोध की जूं नहीं रहेंगी। कर्जन इस विरोध को दरकिनार करता रहा, और कर्जन ने कहा नहीं मैं तो नहीं मानता, मैं बंगाल के टोटे टोटे करके रहूंगा। और कर्जन ने फाइनली 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू कर दिया। 3 बातें, घोषणा कब की गई? 19 जुलाई। स्वदेशी मूवमेंट कब शुरू किया गया? 7 अगस्त। लागू कब कर दिया गया, इन्फोर्स कब हुआ था वो? तो 16 अक्टूबर। तो ये 3 चीजें याद रहे। 1905, संभावना यही है आपने से 1905 पूछा जाएगा। बंगाल विभाजन कब लागू किया गया? 1905। स्वदेशी आंदोलन कब किया गया? 1905। पर कभी अपनी किस्मत फूट जाए, अगला तारीख पूछ ले तो तारीख भी याद रख लेना भैया। ये बातें थी। वो जो पहली मीटिंग को संबोधित करने वाले कोई बंदे थे तो वो कौन थे? तो आनंद मोहन बोस थे। तमाम बातें याद रख लेना, देख लो आप सारी। 19 जुलाई को घोषणा करते हैं, 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट शुरू करते हैं, आनंद मोहन बोस पहली मीटिंग को संबोधित करते हैं, 16 अक्टूबर को और बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। जब लागू कर दिया तो हमारे लिए दुख का दिन था। हमने कहा ये क्या किया? तो हमने उस दिन शोक मनाया। तो हमने उसको किस रूप के अंदर मनाया? तो शोक दिवस के रूप में मनाया। हमारे एक बड़े कवि हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाल के थे, उनका दिल रोया। तो उन्होंने कहा ये क्या तरीका है? और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि अंग्रेज चाहते हैं कि इस राज्यों के नाम पर हिंदू और मुस्लिम लड़े, अंग्रेज चाहते हैं कि राज्यों के नाम पर नॉन बांग्ला और बांग्ला स्पीकिंग लोग लड़ने लग जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम एक दूसरे के भाई भाई हैं। आप ये दिखाइए कि हम इस प्रकार का कोई भी काम लड़ाई का नहीं करेंगे, और आप ये भी जताइए कि हिंदू मुस्लिम तमाम जनसंख्या, बांग्ला भाषी, नॉन बांग्ला स्पीकिंग जितने भी लोग हैं, वो एक दूसरे को राखियां बांधे, एक दूसरे को अपना भाई माने, एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधे। ये संकल्प ले
कि हम इस विपदा की घड़ी में, हम इस अंग्रेजों की चुनौती की घड़ी में हम सब एक साथ खड़े हैं, हम एक साथ अंग्रेजों का विरोध करेंगे, हम बंगाल विभाजन को स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभात फेरियां निकाली गई, सुबह सुबह गंगा जी में जाके लोग स्नान करके आए, सबने एक दूसरे के राखियां बांधी। तो याद रखना, कोई पूछेगा कि किसने कहा था कि इस दिन को रक्षाबंधन के रूप में सेलिब्रेट कर दिया जाए, ऐसा कहने वाले जो बंदे थे वो कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि इसको हम क्या मनाएं? रक्षाबंधन। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर लोगों ने एक दूसरे की क्या बांधी थी? राखियां बांधी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, हमारे बंगाल को ऐसे कैसे बांटा जा सकता है? और रविंद्र बाबू ने उस समय गीत गाया था, अमार सोनार बांग्ला। कौन सा गीत गाया था? अमार सोनार बांग्ला नाम का गीत गाया था। ये अमार सोनार बांग्ला जो है, ये अब आपके बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अब मैं एक हिंट दूं, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक देश का राष्ट्रगान लिखा है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप चेक करना वो कौन से देश का राष्ट्रगान है, आप कमेंट के अंदर बता देना, मैं नहीं बता रहा। अब आपको थोड़ी सी मेहनत आप यहाँ पर ये कर लेना। तो ये थोड़ी सी बातें कि कौन सा गीत गाया था? अमार सोनार बांग्ला, हमारा प्यारा बांग्ला, हमारा सोने जैसा बांग्ला, तुम ऐसे टोटे टोटे कैसे कर सकते हो? करजन तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी टाइप के नारे लगाए थे उन लोगों ने वहां पर। लेकिन करजन नहीं माना, नहीं माना, और वो बंगाल का विभाजन करके चला गया था। अब इस बंगाल विभाजन में जब स्वदेशी मूवमेंट चला तो और क्या रिएक्शन थी हमारी, हमने किस प्रकार उसका विरोध किया? हम कह रहे हैं हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, तो कैसे किया हमने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, वो सब हम देखते हैं। बड़े नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगाल में आंदोलन और सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं आए, ये कोई मतलब ही नहीं। और वास्तव में स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के अंदर नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों चला रहे थे। बाकी पूरे भारत में तो गर्मपंथियों ने चलाया लगभग, नरमपंथी नहीं आए थे। पर बंगालियों ने इसको अपने इज्जत का सवाल बना लिया था, और उनको लगता था कि नहीं, ये जो भी हुआ है ये हमारी अस्मिता पर हमला है, ये जो भी हुआ है ये हमारे पर सीधा सीधा चोट है, अंग्रेज सरकार हमारी एकता को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। इसलिए बंगाल में सब लोग जुटे हुए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने समाचार सुना और उन्होंने कहा कि यार ये आसमान से वज्रपात है, बोल्ट फ्रॉम ब्लू, ये कैसे किया जा सकता है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? और याद करने वाली सी बात बताऊं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने बंगाल विभाजन के लिए कहा था कि ये आसमान से वज्रपात है? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। ये उनका फेवरेट डायलॉग था। उनको कोई कह देता कि साहब लिटन ने उम्र को 21 से घटाकर 19 कर दिया आईसीएस में, बोल्ट फ्रॉम ब्लू। किसी ने और आगे कहा कि साहब वो मुसलमानों को ना सेपरेट इलेक्ट्रोल दे दिया है, बोल्ट फ्रॉम ब्लू। सब बंगाल का पार्टीशन लागू कर दिया है, बोल्ट फ्रॉम ब्लू। मुझे लगता है उस आदमी को भी आगे ये भी कहा होगा साहब आपके बच्चा हुआ है, और बंदे के मुंह से अचानक ये निकल गया होगा बोल्ट फ्रॉम ब्लू है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का तो ये फिक्स डायलॉग ही था, याद ही रखना। एक मैगजीन निकाला करते थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगाल के थे, तो मैगजीन का नाम ही था बंगाली। इस पत्रिका में लेख वेख लिखने शुरू कर दिए थे इन्होंने, और उन्होंने क्या कहा था याद रखना, आसमान से वज्रपात कहा था। बाकियों का पढ़ते हैं। एक हुआ करते थे कृष्ण कुमार मित्र, एक मैगजीन निकालते थे संजीवनी, संजीवनी नाम की मैगजीन थी। और सबसे पहले इस मैगजीन ने कहा था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। तो कोई अखबार जिसने लोगों को आह्वान किया, लोगों को कॉल किया इस बात के लिए कि हम बॉयकॉट करेंगे फॉरेन गुड्स का, हम यूज करेंगे स्वदेशी वस्तुओं का, वो थी संजीवनी। मैगजीन का नाम याद रखना। बंदा कौन? बंदा सबका दोस्त कृष्ण कुमार मित्र, तो नाम ही उसका मित्र रह गया आपके, देख लो। तो उन्होंने कहा था कि नहीं भाई, ये हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे विदेशी वस्तुओं का, हम तो स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग ही करेंगे। बारिशाल जगह पड़ती है एक बंगाल के अंदर, मार्ट साहब थे वहां के। मार्ट साहब नेतागिरी करने में हमेशा आगे रहे। मार्ट साहब आज भी देख लो किसी गांव के अंदर मार्ट साहब पक्की हुई नेतागिरी करते हैं। अश्विन कुमार दत्त नाम करके मार्ट साहब थे, और अश्विन कुमार दत्त ने कहा कि भाइयों ये हम सब पर हमला है, इसलिए भाइयों की एक समिति बनाई जाए, देसी भाइयों की समिति बनाई जाए एकदम। तो उन्होंने एक बना दी स्वदेशी बांधव समिति। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वापस कोई पूछेगा, स्वदेशी बांधव समिति का गठन किसने किया था? अश्विन कुमार दत्त। वे कौन थे? तो वे 12 साल के एक अध्यापक थे, और एक मैगजीन निकालनी शुरू कर दी। मैगजीन का नाम ही कहा स्वदेशी। अपने तो अखबार है, एक अखबार निकाला, न्यूज़पेपर निकाला, और न्यूज़पेपर का नाम ही क्या रख दिया? स्वदेशी। दो अलग अलग बातें देखो, याद रखना।
पहली बार कौन से अखबार ने ऐसा कहा कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए? संजीवनी। किसका है? कृष्ण कुमार मित्र का। स्वदेशी नाम का अखबार ही किसने निकालना शुरू कर दिया? अश्विनी कुमार दत्त। कौन है? तो 22 साल के एक अध्यापक। और क्या किया? तो एक स्वदेश बांधव समिति या स्वदेशी बांधव समिति नाम का ऑर्गेनाइजेशन भी उस बंदे ने स्टेब्लिश कर दिया था। लोगों में अब तो यूं लहर सी आ गई कि सब तरफ अपनी अपनी बात करें। रविंद्रनाथ टैगोर के एक भैया हुआ करते थे, अवनिंद्रनाथ टैगोर। मैंने दिन पहले ही बात बताई थी इनके परिवार के बारे में, तब मैंने और कहा था अवनिंद्रनाथ टैगोर पेंटर थे। देखो आप, सबसे बड़े भैया एस.एन. टैगोर, भारत के पहले आईएएस। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर के अंदर नाम कमाया, भारत के फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर। अवनिंद्रनाथ टैगोर पेंटर। मतलब एक ही परिवार में प्रतिभा कूट कूट के भर दी गई। और उन्होंने कहा भाई साहब, आज के बाद तो जो पेंटिंग बनाएंगे, आज के बाद तो जो चित्र बनाए जाएंगे, उनमें भी यूरोपियन टच तो नहीं आएगा। एकदम देसी चित्र बनाएंगे। हमारी जो यहाँ की चित्रकारी है उसको प्रमोट किया जाएगा, स्वदेशी चित्रकारी की जाएगी। हमारी लोकल जो भी आर्ट है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और कहा जो जो लोकल आर्ट में काम करना चाहते हैं मेरे पास आओ। जो जो लोकल आर्ट में काम करना चाहते हैं उनको मैं स्कॉलरशिप दूंगा, मैं एक संगठन बनाऊंगा। और उन्होंने एक संगठन बना दिया, इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट्स। ओरिएंटल का मतलब ये होता है हमारी पुरानी, प्राच्य। हिंदी में तो अपने प्राच्य ही बोलते हैं। हमारी पुरानी जो भी आर्ट है उसको रिवाइव करेंगे, हम केवल उसकी बात करेंगे। ये कोई जो भी फॉरेन का जो भी इन्फ्लुएंस आता है वो हम इस पर नहीं लाएंगे। नए नए लड़के मेरे से आगे जुड़ो। तो लोगों का साहब फिर अपने वाली पेंटिंग वेंटिंग बिके नहीं बिके, यूरोपियन वाली तो बिक रही है, अभी मार्केट है इसका। उनका नहीं बिकेगी तो कोई बात नहीं, तुम्हें भूखे नहीं मरने दूंगा, मैं स्कॉलरशिप दूंगा। और वो पहला लड़का जिसको इसके तहत स्कॉलरशिप दी गई थी उसका नाम था नंदलाल बोस। याद रखना, दोनों बातें याद रखने वाली सी बात कि नंदलाल बोस वह पहला लड़का था जिसको इसके लिए स्कॉलरशिप मिली थी। कौन सी संस्था द्वारा? इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट्स। किसकी थी? अवनिंद्रनाथ टैगोर। क्या करती थी? तो हमारी जो ओरिएंटल आर्ट है उसको रिवाइव करने का काम कर रही थी, स्वदेशी चित्रकारी का प्रयोग कर रही थी वो। नंदलाल बोस नाम याद रखना। ये कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे कि किस व्यक्ति को इस संस्था द्वारा प्रथम बार स्कॉलरशिप दी गई थी, तो वो बंदा कौन था? तो नंदलाल बोस था वो बंदा। आगे बढ़े अपने और पढ़े इसके अंदर। लोग बड़े सियाने निकले। लोगों ने कहा भाई साहब, हम तो दवाई भी है ना अंग्रेजों वाले नहीं खरीदेंगे, हम तो दवाई भी खुद की बनाएंगे। तुम दवाई हाथों हाथ कैसे बना दोगे? हम बना देंगे, चिंता ही मत करो। और अपने यहाँ पर एक हुआ करते थे पीसी रॉय, और पीसी रॉय ने बाकायदा दवाइयों की कंपनी बना दी थी, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये ना अब भी चलती है भाई कंपनी। आप कभी दवाइयों पे देखना, मेरा देखा हुआ है तो नाम कि ये दवाइयों के ऊपर बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम आता है। और पीसी रॉय का भी नाम यूं बड़ा फेमस रहा है। थोड़ा नेट पे और पीसी रॉय के बारे में सर्च करना, आपको यूं कई जानकारियां मिलेगी पीसी रॉय के बारे में। तो पीसी रॉय दवाइयां भी देसी, तो दवाइयां बनाने के लिए बंदे ने कौन सी संस्था बना दी? बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल। फार्मा मतलब दवाइयों वाली चीजें वो बनाएंगे अपने। तो ये देखो फिर स्वदेशी की बात, स्वदेशी चित्रकारी करेंगे, स्वदेशी दवाइयां बनाएंगे। अब फिर आगे और बढ़े। कल मैंने बताया था कि गरम दल वालों ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित किए थे। कहा सरकार के तो स्कूल में भी नहीं जाएंगे, सरकार के कॉलेज में भी नहीं जाएंगे, तो टाबर पढ़ेंगे कहाँ? काम बनाएंगे स्कूल, उनमें टाबर पढ़ेंगे। कैसे बनाओगे? तुम्हारे पास कोई ऐसा है तरीका? कब आकायदा। और एक गुरुदास बनर्जी हुआ करते थे, जस्टिस गुरुदास बनर्जी जज रहे हुए थे किसी टाइम में अंग्रेजों के टाइम के अंदर। और उन्होंने कहा कि लो साहब मैं बताता हूं, और पूरी नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनाई उन लोगों ने कि किस किस प्रकार से और इंप्लीमेंट किया जाएगा इसको। याद रखना गुरुदास बनर्जी का नाम। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ही स्थापित कर दी कि कैसे स्कूलें खोलेंगे, कैसे कॉलेज खोलेंगे, क्या सिलेबस होगा, कौन पढ़ाएगा। तो अब जब बंगाल में हो रहा है तो सबसे बड़ा जोर कलकत्ता के अंदर था इस बात का, क्योंकि कलकत्ता में अंग्रेजों का सीधा राज था, तो वहां पे अंग्रेजों के खिलाफ ज्यादा बातें हो रही थी। तो कलकत्ता के अंदर कॉलेज बनाया जाएगा, हमारा राष्ट्रीय शिक्षा देने वाला, नेशनल एजुकेशन देने वाला। बात वापस आओ उस पर। 1906 वाले सम्मेलन में वो ये बात कर भी रहे, ये प्रस्ताव पारित हुआ है स्वराज राष्ट्रीय शिक्षा। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बना रहे हैं यहाँ पे गुरुदास बनर्जी। गुरु नाम से बदल रहा है, गुरु जी है तो फिर शिक्षा की बात ही करेंगे, गुरुदास बनर्जी। तो कलकत्ता वाले कॉलेज के अंदर कौन पढ़ाएगा? और एक नेता उभर कर आया, गर्मपंथी नेता अरविंद घोष। अरविंदो ने कहा मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ बच्चों की क्लास मैं लूंगा एकदम, मैं बताऊंगा बच्चों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जो कलकत्ता वाला कॉलेज था उसके प्रिंसिपल कोई बने थे, वो तो कौन थे? अरविंदो उसके प्रिंसिपल बने थे। और सबके अंदर ऐसी बातें थी कि कुछ ना कुछ अपने करना है। कॉलेज का नाम नेशनल कॉलेज, हमारा कॉलेज,
अंग्रेज, वरना अंग्रेजों के नाम पर कॉलेज होते नहीं, हम तो हमारा बनाएंगे, इसमें हम ही पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारी एजुकेशन होगी। तो ये देख लो आप वापस सारी बातें कि बंगाल विभाजन का जैसे समाचार सुना, लोगों ने क्या कहा कि ये क्या है, हमारे लिए दुख का दिन है, शोक दिवस है। रविंद्र बाबू ने कहा कि अमार सोनार बांग्ला तोड़ दिया गया, राखियां बांधो। सुरेंद्रनाथ बनर्जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आसमान से वज्रपात है। कृष्ण कुमार मित्र बाहर निकालते थे, संजीवनी एडिटोरियल लिख के मारा कि आज के बाद केवल स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए, विदेशी वस्तुओं का बॉयकॉट किया जाए। मार्ट साहब अश्विन कुमार दत्त 12 साल के स्कूल से निकले और स्वदेश के बंधुओं को लेकर समिति बना दी और स्वदेशी नाम का अखबार और निकाल दिया। अवनिंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि चित्र भी अपने जो बनाएगा उसको स्कॉलरशिप दूंगा, ये रही संस्था ओरिएंटल आर्ट्स के लिए, इंडियन सोसाइटी बनाते हैं हम, और नंदलाल बोस को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। पीसी रॉय आए, उन्होंने कहा दवाइयां मेरी तरफ से भाई साहब, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी। गुरुजी खुद आए, गुरुदास बनर्जी, उन्होंने कहा एजुकेशन हमारी तरफ से, पर मास्टरों की जरूरत है। अरविंद घोष आए, उन्होंने कहा फैकल्टी मैं, डेली क्लास मैं ले लूंगा, आप चिंता ही मत करो। पूरे बंगाल के अंदर उफान है अपने आप के अंदर, कौन क्या क्या काम करेगा, क्या क्या काम नहीं करेगा। आगे बढ़ते हम स्वदेशी आंदोलन में और क्या हो रहा था। अब हम कहते हैं कि स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल में थोड़ी हुआ था, बंगाल से बाहर भी स्वदेशी आंदोलन होता। यकीनन बंगाल से बाहर भी स्वदेशी आंदोलन की लहरें देखने को मिली, और ये एक बड़ी बात थी। देखो मैं आगे महत्व में और समझाऊंगा कि बंगाल विभाजन एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रखा था। बंगाल विभाजन एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को जोड़ने का काम किया था। मुद्दा बंगाल का है, तोड़ा बंगाल को गया है, लेकिन उसके बावजूद पंजाब में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, मद्रास में, यहां सब जगह भी प्रदर्शन हुए थे, यहां सब जगह भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाए गए थे। भले ही बंगाल जितने बड़े नहीं हुए, लेकिन यहां पर भी ऐसी घटनाएं हुई थी। यह घटनाएं ये बताती है कि अब मद्रासी, पंजाबी और मराठी को भी लगता था कि बंगाली हमारे भाई है। आज यदि बंगालियों पर आंच आई है तो कल मद्रासियों पे आएगी, मद्रासियों पे आएगी तो कभी मराठियों पे आएगी, मराठियों पे आएगी तो कभी पंजाबियों पे आएगी। इसलिए क्यों ना ये जो पहला चैलेंज हमारे पर किया गया है, ये जो पहला कुठारा घात हम पर किया गया है, इसका मिलजुल कर जवाब दें। और जब मिलजुल कर जवाब देंगे तो अंग्रेज आगे से ऐसी करने की कोई हिमाकत नहीं करेंगे। मैंने कहा था कि बंगाल के अंदर हालांकि नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों मिलकर लड़ रहे थे, पर बाकी देश के अंदर कहीं ना कहीं गर्मपंथियों का रोल ज्यादा था। यह नहीं है कि नरमपंथी से अलग हो गए हो, पूरा देश प्रभावित था तो नरमपंथी भी प्रभावित थे, पर ज्यादा जोर उनका था। ये मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं आपके कि आगे वाले नाम याद करने में आसानी रहेगी। क्योंकि अब कोई आपसे पूछे कि बंगाल के बाहर यह आंदोलन हुआ तो पंजाब में किसने चलाया, महाराष्ट्र में किसने चलाया, तो दो तो नाम वैसे याद रख लेना। गर्मपंथी नेता मैंने कौन कौन बताए, लाल, बाल, पाल, अरविंद घोष। बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष दोनों कहां के हैं, बंगाल के। अब पीछे कौन बचे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय कहां के, लाला जी पंजाब के। तिलक कहां के, महाराष्ट्र के। तो अब कोई पूछे कि पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, यकीनन लाला लाजपत राय। कोई पूछे महाराष्ट्र में इस आंदोलन को कौन चला रहा था, यकीनन आपके बाल गंगाधर तिलक। तो दो नाम तो सीधे सीधे से याद रख लें, बाकी अपने याद करेंगे अभी। देखो कौन कौन से, बाकी दिल्ली में है, मद्रास में है, आंध्रा में है, सब जगह है। मैं सारे एक साथ ले आता हूं, फिर मैं एक एक पढ़ा देता हूं आपको। दो जो याद होने लायक है वो तो सबसे अपने लास्ट के अंदर लिखे हुए, पंजाब और महाराष्ट्र तो आपके याद हो जाएगा, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। तीन याद रखने वाली सी बात है। दिल्ली के अंदर आंदोलन चला रहे थे सैयद हैदर रजा। दिल्ली में कौन चला रहे थे, सैयद हैदर रजा आंदोलन चला रहे। मद्रास में इस आंदोलन को चला रहे थे चिदम्बरम पिल्ले। चिदम्बरम वैसे आपने जो अभी चिदम्बरम है वो भी शायद तमिलनाडु के ही है, तो मद्रास तमिलनाडु, चिदम्बरम पिल्ले याद रह जाएगा आपके। आंध्र प्रदेश में आंदोलन को चला रहे थे हरि सर्वोत्तम राव। ये राव ये सब भी आंध्र प्रदेश में होते हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव, आंध्रा के ही हुआ करते थे। नाम याद रखना पांचों, ये नाम सुमेलित करवाने वाले के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। दिल्ली में आंदोलन किसने चलाया, सैयद हैदर रजा। मद्रास में आंदोलन किसने चलाया, चिदम्बरम पिले। आंध्र प्रदेश में आंदोलन किसने चलाया, हरि सर्वोत्तम राव। पंजाब में आंदोलन किसने चलाया, लाला लाजपत राय। महाराष्ट्र में आंदोलन किसने चलाया, बाल गंगाधर तिलक। तो स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल के अंदर नहीं हुआ था, बंगाल से बाहर भी हुआ था, और बंगाल के बाहर इन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन को लीड किया था। ये बात आगे काम आएगी, अपने जब महत्व पढ़ेंगे तब उसके अंदर काम आएगी। फिर आगे अब 1907 तक आते आते
स्वदेशी आंदोलन को लेके नरम दल और गरम दल भिड़ गए। मैं बता चुका हूं बात, अधिवेशन पढ़ा है तब मैंने और बात बताई थी। नरम दल और गरम दल वालों के अंदर मतभेद उभर कर सामने आने लगे। मतभेद किस बात को लेके? दो बात को लेके, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट का यह मानना था, अब जब नाम ही मॉडरेट है तो उनकी पॉलिसीज भी मॉडरेट हुआ करती थी। उनका मानना था कि जब विभाजन बंगाल का है तो आंदोलन बंगाल में होना चाहिए यार, जाके पैर ना फटे भी भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। पंजाब और महाराष्ट्र वालों को दर्द थोड़ी ना पता है। और गर्मपंथियों का यह कहना था, जब समानुभूति नाम की भी तो कोई चीज होती है, दूसरे के दर्द को वैसे भी स्वीकार किया जा सकता है। क्या ये जरूरी है कि हर चीज आदमी ठोकर खाने के बाद ही सीखे? दूसरों को देख के भी तो सीखा जा सकता है। और आज यदि हम बंगालियों के साथ नहीं खड़े होंगे तो अंग्रेजों को क्या लगेगा? अंग्रेजों को लगेगा यार ये तो देश ही अपने आप में खंड खंड है। और वो तो ये कहते हैं, अंग्रेजों ने कहना शुरू कर दिया था कि भारत एक भौगोलिक इकाई है, बस आप यूं 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 ये छांट के रख लो भाई, इतने इतने के अंदर भारत है। आपस में तो इनके अंदर कोई मेल मिलाप नाम की चीज होती नहीं। उसको चैलेंज करने का समय है, बंगालियों के साथ खड़े होने का समय है। इसलिए हम सबको बंगालियों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो नरम दल ये मान रहा था कि आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित रखा जाए, केवल बंगाल तक सीमित रखा जाना चाहिए। गरम दल का कहना था कि ना भाई, एंटायर इंडिया, संपूर्ण भारत। नरम दल ये कह रहा था कि हाँ बॉयकॉट करना है यार, बॉयकॉट, वस्तुओं का बॉयकॉट कर दो, सामान नहीं खरीदेंगे इनका, तो विदेशी वस्तुओं का बॉयकॉट किया जाना चाहिए, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट कर दो आप, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। इन्होंने कहा ना ना, एक खाली चाट चिनी ना खरीदने से कोई अंग्रेज थोड़ी मानने वाले हैं। तो पूरा अपना, एजुकेशन भी अपनी, पेंटिंग्स भी अपनी, सब कुछ, एवरी साइड ऑफ गवर्नमेंट जब बॉयकॉट की जाएगी तब जाके बुद्धि आएगी। हम तो इनके चुनाव में भाग भी नहीं लेंगे, हम तो इनके धीरे धीरे कानून मानने भी बंद करेंगे, तब जाके स्वराज मिलेगा। और तिलक ने कहना शुरू किया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इन्होंने कहा कि नहीं, संपूर्ण बहिष्कार किया जाए, टोटल बॉयकॉट। इन दो बात को लेकर नरम दल और गरम दल के बीच में मतभेद थे, उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन थे। कोई पूछ सकता है मेंस में सवाल, स्वदेशी आंदोलन को लेकर नरम दल तथा गरम दल में क्या मतभेद हो गए थे? या कभी पूछे 1907 के सूरत कांग्रेस में जो कांग्रेस के बीच फूट पड़ गई थी, उसके क्या कारण थे? ये कई कारण कि जहां अधिवेशन पहले नागपुर में होना था, जहां गरम दल का प्रभाव था, लेकिन नरम दल वालों ने उसको सूरत के अंदर करवा लिया। इस बात पे भी कहीं ना कहीं मतभेद थे। जहां गरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन नरमपंथियों ने रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनवा दिया। जहां गरमपंथी बंगाल विभाजन के आंदोलन को, स्वदेशी आंदोलन को संपूर्ण भारत में फैलाना चाहते थे, लेकिन वहीं पे जो नरमपंथी थे वो इस आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। जहां गरमपंथी प्रत्येक वस्तु का बहिष्कार करना चाहते थे, सरकार के प्रत्येक पक्ष का बहिष्कार करना चाहते थे, वहीं वे केवल इसे विदेशी वस्तुओं तक सीमित रखना चाहते थे। जहां गरमपंथी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के 4 प्रस्तावों को क्रियान्वित करवाना चाहते थे, उनकी सही व्याख्या करवाना चाहते थे, वहीं नरमपंथी ऐसा नहीं चाहते थे। अब 50 शब्दों का आंसर है, आप यदि 5 पॉइंट लिख के आते हो, आपको नंबर मिल जाते हैं, दूसरे वाले से आपका थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो इन बातों को लेके, स्वदेशी आंदोलन को लेके नरम दल और गरम दल के अंदर कहीं ना कहीं क्या हो गया था? मतभेद हो गया था, उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो गए थे। लिखी हुई बात पढ़ लेते हैं तो मैंने समझा दिया आपको। लिखा हुआ है, नरम दल स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखना चाहता था, केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के पक्ष के अंदर थे। वहीं गरम दल जो था स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे, वो ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक पक्ष का बहिष्कार करना चाहते थे। 1907 के बाद में सूरत कांग्रेस में फूट पड़ गई। सूरत कांग्रेस में फूट पड़ने के बाद जब आप घर में लड़ लिए तो आंदोलन किस बात का चलाओगे? तो आंदोलन उसके बाद में क्या हो गया था? खत्म हो गया था। फिर मैंने वो बात बताई दी कि आंदोलन खत्म हुआ, वो तो हुआ, कांग्रेस में विभाजन हो गया, ब्रिटिश अंग्रेजों को मौका मिला। अब तक तो अंग्रेजों को लग रहा था कि यार ये मिलके लड़ रहे हैं, नरमपंथी भी खिलाफ और गरमपंथी भी अपने खिलाफ। अब अंग्रेजों को मौका मिलेगा, अच्छा आपस में लड़ लिए। अंग्रेजों को लगा अपने लिए ज्यादा खतरनाक कौन है, कि लाल बाल पाल, ये जो नए नए उगरे हैं ना आजकल, ये ज्यादा खतरनाक है, इनके पंख कतरे जाए।
और अंग्रेजों ने जो नए नए युवा जुड़ने शुरू हुए थे उनके लठ मारने शुरू किए। स्वाभाविक सी बात है, एक बार जो लठ खा के जाए वो अगली बार दोबारा आंदोलन में आने से पहले 4 बार सोचे। भगवान जाने अगली बार क्या हो क्या नहीं हो। मनोबल तो तोड़ती है ये सब चीजें। तो नरम पंथियों का उन्होंने थोड़ा सा फेवर ले लिया और गर्म पंथियों को उन्होंने जेलों के अंदर डालना शुरू कर दिया, लाठीचार्ज करवाने शुरू कर दिए। तो मतभेद और बढ़े। उन्होंने लगा यार उन पे तो कार्रवाई नहीं हो रही है, हमारे पे कार्रवाई हो रही है। तो अंग्रेज और खेल खेल गए यहाँ पर वही है, जब खुद का सोना ही खोटा तो सुनार को क्या दोष दिया जाए। सबसे पहले तो का तिलक को गिरफ्तार किया जाए और तिलक पर एक धारा लगाई गई थी 124A। याद रखनी है, इस धारा को याद रखना है 124A। ये राजद्रोह की धारा है, सेडिशन चार्जेज है कि देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही थी। हमारे देश के कानून में अब भी ये धारा है। जेएनयू वाले कन्हैया कुमार पे भी यही धारा थी, हार्दिक पटेल पर बीच में यही धारा लगाई गई थी। और ये धारा अपने को इसलिए याद रखनी है कि मैं बताऊंगा आगे गांधी जी पर यह सेम धारा लगाई जाएगी। तो तिलक पर यह धारा लगाई गई राजद्रोह की। पूछेगा कोई तिलक पर कौन सी धारा लगाई गई थी, तो ये सेक्शन 124A लगाया गया था तिलक के ऊपर और 6 साल के लिए जेल भेजा गया था। बर्मा के अंदर एक जगह पड़ती है मांडले, वहां मांडले जेल भेज दिया गया था। और तिलक ने कहा कि भाग्य में यदि ये लिखा है यदि मेरे जेल जाने से देश को आजादी मिलती है तो तिलक हंसी खुशी जेल जाने के लिए तैयार है। और कहा इंडिया में मत रखो इसको, तो बाहर टिकाओ ले जाके, ताकि इधर आंदोलन कुछ कर ही नहीं पाए। तो तिलक के साथ तो ये किया गया। तो याद रखना 1908 में तिलक पर ये लगाया गया था, ठेठ 1914 में जाके तिलक को बाद में छोड़ा था। तो 6 साल के लिए कहां पर भेज दिया गया था, बर्मा की मांडले जेल के अंदर भेज दिया गया। रंगून भी नहीं भेजा, रंगून भेजते तो टेलीफोन तो करते, इधर तो टेलीफोन और नहीं होगा कहीं। लाला लाजपत राय पंजाबी, ये देखो आप पंजाबियों को देखो, ये उस टाइम भी अमेरिका जाया करते थे। तो इस बार वापस कनाडा अमेरिका जाना था तो अपने कहा पहले तो यहां से गए थे इंग्लैंड, इंग्लैंड से आगे चले गए अमेरिका, तो यूएस चले गए। ये 2 साल पहले आईएएस में क्वेश्चन था, कोई 4 स्टेटमेंट थे, उनमें एक स्टेटमेंट ये था कि लाला लाजपत राय इंग्लैंड होते हुए अमेरिका चले गए थे। याद रखना, हाँ चले गए थे भाई साहब, पंजाबियों का काम है जाना, पहले भी जाते थे आज भी चले जाते। बंगाली सफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, बंगालियों ने विपिन चंद्रपाल ने कहा कि नो अपने पार नहीं पड़े, जेंटलमैन पॉलिटिक्स करनी है। और ये यूं लाठीचार्ज वाला गर्मपंथी थे, पर वो जब लाठीचार्ज होने शुरू हुए तो उन्होंने कहा राम राम पॉलिटिक्स को। अरबिंदो को एक केस में पकड़ा गया था, मैं आगे बताऊंगा केस कौन सा है। अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा हुआ था, पूरी बातें वहां पर करेंगे। अरबिंदो को पकड़ा गया, मैंने पहले ही बताया था। अल्लाह जाने अरबिंदो के साथ में क्या किया था क्या नहीं किया था। अरबिंदो पॉलिटिक्स छोड़ो, बाबा जी बने थे, स्पिरिचुअल काम करने शुरू कर दिए थे। इंडिया छोड़ गया था बंदा, पौंडीचेरी जाके बस गया था। पौंडीचेरी में आज भी अरबिंदो आश्रम है, वहां पर आश्रम बना हुआ है। तो चले गए पांडिचेरी, ले दे के आपके 4 नेता थे, इन चारों का ये हाल है साहब, देख लो। तिलक बर्मा है, लाला लाजपत राय अमेरिका है, विपिन चंद्रपाल घर है, अरबिंदो पांडिचेरी चले गए। एक बाबा जी बन गए, एक ने पॉलिटिक्स छोड़ दी, एक कोई अमेरिका जाके बिजनेस किया होगा, एक बंदे को जेल में ठोक दिया आपने। और जेल में धारा कौन सी लगी, धारा याद रखनी 124A राजद्रोह की धारा है, सेडिशन चार्जेज है। आगे गांधी जी पर लगेगा तब मैं और इसकी बातें करूंगा, क्योंकि गांधी जी तब तिलक को कोट करेंगे वहां पे, तिलक पे लगी थी अब मेरे पे लग रही है। तो ये ध्यान रखना। अब क्या घटनाएं चल रही है और वो बात करते हैं। मैं वापस उस पे जाऊंगा, बंगाल विभाजन पर मैं वापस जाना पसंद करूंगा। सुनना आप थोड़ी बातें, क्या है बंगाल विभाजन वास्तव में, क्या किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल में। करजन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसने बंगाल को 2 भागों में तोड़ दिया, एक पूर्वी बंगाल ईस्टर्न बंगाल और एक वेस्टर्न बंगाल। पूर्वी बंगाल में क्या क्या आएगा, आपका आज का बांग्लादेश और असम, राजधानी कर दी गई ढाका। लगभग 1,80,00,000 लोग मुसलमान थे और 1,20,00,000 लोग हिंदू थे। तो ज्यादा कौन हुए, हिंदू हुए या मुसलमान हुए, मुसलमान ज्यादा हो गए। इसका मतलब हिंदू यहां पे माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है। पश्चिम बंगाल में क्या किया गया, हमारे आज का पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा, राजधानी का कलकत्ता,
का लगभग 4.5 करोड़ लोग नॉन बांग्ला स्पीकिंग थे। केवल 90 लाख लोग इधर बांग्ला स्पीकिंग थे। तो बांग्ला बोलने वाले यहां पर भी माइनॉरिटी। कुल मिला के उसमें जो बंगाली हिंदू थे जिनमें नेशनलिज्म ज्यादा था उनको डिवाइड करना था, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया और दोनों तरफ माइनॉरिटी कर दिया उनको। इधर वो किस आधार पर माइनॉरिटी हो गए, बंगाली हिंदू है लेकिन माइनॉरिटी है, किस आधार पर, रिलीजियस माइनॉरिटी है वो। इधर किस आधार पर माइनॉरिटी हो गए, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। सारे हिंदुओं में नेशनलिज्म नहीं है, बिहार उड़ीसा वालों में नहीं आ रखी इतनी बातें जितनी कि बंगालियों में। और करजन ने बंगाली हिंदुओं का जो नेशनलिज्म था उसको तोड़ने का एक तरीका अपनाया। करजन ने मुसलमानों को जब इधर मेजोरिटी किया, मुसलमानों को जब ये कहा, तो करजन ने कहा किसी टाइम में बंगाल की राजधानी ढाका थी जब बंगाल में नवाबों का राज हुआ करता था। मैं एक बार फिर चाहता हूं कि मुसलमान उसी प्रकार से बंगाल के अंदर रहे और अपने उस राज को पुनः भोगने की कोशिश करे। इवन बंगाल के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसका तो स्टेटमेंट था कि मेरी 2 वाइफ है, एक हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों में से मुझे मुस्लिम बीवी ज्यादा अच्छी लगती है। कोई वाइफ नहीं थी उसकी। कहने का मतलब उसका यह था कि मुझे हिंदू और मुसलमानों से मुसलमान ज्यादा अच्छे लगते हैं। मुसलमानों को अपने फेवर में लेने का प्रयास कर रहे थे। हुआ क्या था, मैंने दिन पहले ही बताया था, 1857 की क्रांति में मुसलमान खिलाफ थे अंग्रेजों के, इसलिए 57 के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को दूर रखा और हिंदुओं को अपने नजदीक करने का प्रयास किया। लेकिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद स्थितियां चेंज होने लग गई थी और अब हिंदू तो अंग्रेजों के ज्यादा खिलाफ हो रहे थे। कांग्रेस में ज्यादातर हिंदू थे, कांग्रेस कहीं ना कहीं शासन में सुधारों की मांग कर रही थी, तो अंग्रेजों को लगता था ये चैलेंजेज आज नहीं तो कल चैलेंजेज होंगे। और मुसलमानों में एक नई लहर आ रही थी और मुसलमानों को लग रहा था कि बिना अंग्रेजों के सहयोग के अपने कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बिना अंग्रेजों के सहयोग के हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और एक बंदा अंग्रेजों का सहयोग कर रहा था, सर सैयद अहमद खान। उनका कहना था कि अब अंग्रेजों के सहयोग से हमें एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए, अंग्रेजों के सहयोग से हमें नौकरियां प्राप्त करनी चाहिए, धीरे धीरे अपने को देश के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से स्टैब्लिश करना चाहिए, जो नया रूल आया, नया जो निजाम आया है उसके साथ में कदम ताल करनी चाहिए, एजुकेशन की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया। शायद मुसलमानों में एजुकेशन को लेकर यदि किसी बंदे ने इतना पैशन जगाया होगा तो सर सैयद अहमद खान। इस मामले में तो कोई सानी नहीं है इनका। और सर सैयद अहमद खान ने उस समय आपके अलीगढ़ वाला कॉलेज स्थापित कर दिया था। तो मुस्लिम कहीं ना कहीं अलीगढ़ कॉलेज स्थापित होने के बाद में लगातार थोड़े थोड़े अंग्रेजों की तरफ बढ़ ही रहे थे। लेकिन फिर भी एक बड़ा धड़ा जो था वो कांग्रेस के साथ रहता था या कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ रह रहा था। अंग्रेजों को लगता था यार कांग्रेस इतनी महत्वपूर्ण होती जा रही है, कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ चैलेंज देती जा रही है, तो क्या किया जाए, या नेशनलिज्म में सब लोग मिलकर भाग ले रहे हैं तो नेशनलिज्म को कैसे तोड़ा जाए, तो मुसलमानों को अपने फेवर में और लाया जाए। तो मुसलमानों को अपने फेवर में लाने के लिए क्या किया जाए, तो क्या जिस प्रकार कांग्रेस हिंदुओं का संगठन है, मुसलमानों का एक संगठन अलग से बना दो और मुसलमानों को तुम्हारा संगठन अलग से होना चाहिए, तुम अलग से डिमांड करो, तुम्हें हम अलग से चीजें देंगे। और उनके दिमाग में ये चीजें आनी शुरू हुई, हाँ यार ये किया जाए। और जब बंगाल का विभाजन कर रहे थे तो करजन ने मुसलमानों को कहा और कि देखो मैं बंगाल का विभाजन इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम आराम से एक अलग से राज्य ले सको अपना, तुम्हारा एक अलग से स्टेट हो जहां पर तुम्हारे लोग नौकरियां लगेंगे, तुम्हारे लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। पर जब मैं तुम्हें अलग से बंगाल दूंगा ना, पूर्वी बंगाल जब अलग से तुम्हें दिया जाएगा तो देख लेना हिंदू विरोध करेंगे, कांग्रेस विरोध करेगी। मुसलमान का ना ऐसे थोड़ी ना था, हम इतने सालों से साथ रहे, कांग्रेस हमारा विरोध क्यों कर देगी। पर एग्जैक्टली सेम हुआ। जैसे बंगाल का विभाजन किया गया, पढ़े लिखे लोगों को समझ में आई बात कि यार करजन के मंतव्य अलग है, करजन के टारगेट इसके माध्यम से अलग है, सारे के सारे विरोध में आ गए। करजन ने वापस मुसलमानों का देख लो, मैंने पहले ही कहा था ये लोग सगे नहीं है तुम्हारे, ये नहीं चाहते मुसलमानों को हम थोड़ा सा भी भला कर दे, और ये देख लो तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं। ऐसी बातें करने वालों में उस समय एक व्यक्ति बड़े जोर शोर से बातें कर रहा था। ये तो बंगाल विभाजन थोड़ा समझना कि बंगाल का विभाजन कैसे कैसे किया गया था, कहां कहां पे कैसे कैसे माइनॉरिटी कर दिया गया था। एक बंदा जो सबसे अधिक ऐसी बातें कर रहा था वो अलीगढ़ कॉलेज का प्रिंसिपल था, आर्च बोल्ड का दो आर्क बोल्ड नाम करके। अलीगढ़ कॉलेज में एक प्रिंसिपल था अंग्रेज, और वो अलीगढ़ कॉलेज के जो स्टूडेंट थे
उन सबको भड़का रहा था। अलीगढ़ कॉलेज में ज्यादातर मुस्लिम स्टूडेंट, और उनको वो कर रहा था कि देख लो साहब, हमने आपको ईस्टर्न बंगाल दिए, अंग्रेजों ने आपको ईस्टर्न बंगाल दिए, पर ये नहीं चाहते, कांग्रेस वाले नहीं चाहते कि तुम्हारे लिए अलग से राज्य हो। कब से मांग कर रहे हैं पार्टीशन को कैंसिल किया जाए, पार्टीशन को कैंसिल किया जाए। अब भाई तुम भी अपनी मांग उठाओ, तुम इनके खिलाफ बोलो, हम तुम्हारे लिए कितना क्या करते रहेंगे। तो अलीगढ़ कॉलेज वाले स्टूडेंट तैयार हुए, सर क्या करना चाहिए हमें, आप बताओ, अब तो आप ही एडवाइस दो हमें। उनका तुम मिलो, गवर्नर जनरल से जाके मिलो, गवर्नर जनरल तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो कोई रास्ता निकालेंगे, ताकि तुम्हारा राज्य अलग पड़ा रहे, पूर्वी बंगाल अलग रहे, जहां पर तुम्हारी मेजोरिटी ज्यादा है। सर ठीक है, हम जाके मिल लेंगे। अगर सुनना, अकेले मत जाना, कोई सीनियर आदमी को लेके जाओ। क्या मुस्लिम कम्युनिटी में कोई अच्छा सीनियर लीडर नहीं है जो तुम्हारी बात रख सके? लड़के लड़के जाओगे, कल को मिले नहीं मिले गवर्नर जनरल, हाँ सर की ये बात भी सही है, हम सीनियर आदमी को ले जाएंगे। और एक सीनियर बंदे को लेके गए साथ में, उस सीनियर बंदे का नाम था सर आगा खान। इसको मिटा देता हूं मैं, ये थोड़ी ये बातें मैंने समझाई थी, वापस बताता हूं मैं यहाँ से। अलीगढ़ कॉलेज का प्रिंसिपल है आर्चबोल्ड या आर्कबोल्ड, वो स्टूडेंट को भेज रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अलग मुसलमानों की पार्टी होनी चाहिए, ये जो विचार है इसका जनक ये आदमी है आर्कबोल्ड। ये अलीगढ़ कॉलेज वाले लड़कों को भड़का रहा था, और इसने कहा कि तुम्हें गवर्नर जनरल से मिलना चाहिए। 1905 में गवर्नर जनरल चेंज हो रहा है, करजन बंगाल का विभाजन करने के बाद यहां से वापस लौट गया था, और करजन की जगह एक नया गवर्नर जनरल अपने यहाँ पर आ रहा है, लॉर्ड, और ये मिंटो सेकंड है, लॉर्ड मिंटो सेकंड अपने यहाँ पे नया गवर्नर जनरल। कहा तुम तो एक काम करो, लॉर्ड मिंटो सेकंड से जाके मिलो। अलीगढ़ कॉलेज वाले लड़कों को आर्चबोल्ड कह रहे हैं। अलीगढ़ कॉलेज के लड़कों ने कहा ठीक है साहब, मिल लेते हैं हम जाके। सीनियर लीडर को लेके जाना, इनका ठीक है साहब ले जाएंगे। ये सीनियर लीडर को लेके गए सर आगा खान। गवर्नर जनरल शिमला के अंदर था उन दिनों के अंदर, शिमला में था, मिंटो सेकंड शिमला में था। तो शिमला के अंदर जाके लोग मिले, 36 लोगों का एक डेपुटेशन गया, 36 लोगों का एक डेलीगेशन गया सर आगा खान की लीडरशिप के अंदर, और वो लॉर्ड मिंटो से जाके मिलते हैं वहां पे 1 अक्टूबर 1906। सर आगा खान ने जाके मुलाकात की उन अलीगढ़ वाले लड़कों के साथ, या मुस्लिम समाज के जो भी मौजूद नेता थे उन सब के साथ गए, और मिंटो से कहा सर क्या किया जाए, हम सरकार के साथ है तन मन धन से, आप बताओ क्या चाहिए। सरकार ने कहा आप तैयार हो तो हम तो खुद ही तैयार हैं, पर यार ऐसे यूं कहने से कुछ नहीं होता, पार्टी वार्टी बनाओ, पार्टी बना के और थोड़ा आंदोलन वगैरह खड़ा करो, कांग्रेस का विरोध करो तुम लोग, ये जो बंगाल के विभाजन को रद्द करने की मांग कर रहे हैं इनका विरोध करो, ताकि हम तुम्हें कुछ देंगे। और पक्का मुझे लगता है कि मुसलमानों का साथ दिया जाना चाहिए, और सरकार तुम्हारे साथ में खड़ी। ठीक है साहब, पार्टी बना लेंगे। जाते टाइम वापस मिंटो ने कहा एक वो सुनना थोड़ा, तुम्हें कौन सा पार्ट मिला है, ईस्टर्न बंगाल, पार्टी उधर बनाना थोड़ी, ताकि वहां की कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी वहां मेजोरिटी में, तो उनका सपोर्ट मिलेगा। तुम के अलीगढ़ के अंदर बैठ के यहाँ पे पार्टी बनाने लग जाओगे, जब आंदोलन उधर चल रहा है तो पार्टी उधर बनाई जाए। सब ये थैंक यू सर, ये वाला आइडिया आपने सही दिया, वरना क्या पता हम इधर ही बना लेते। तो पार्टी कहाँ बनाई जाए, तो पार्टी बनाई जाए ढाका। उधर वाले की राजधानी कौन सी है, ढाका है, पार्टी ढाका के अंदर बनाएंगे। ठीक है, अब का जब पार्टी बना रहे हैं ढाका में, तो आप सब तो यूपी के लोग हो इधर के, ढाका में पार्टी बनाने, तो ढाका के आदमी को किसी को साथ लिया जाए। तो का ढाका के नवाब साहब को साथ बुला लो, और ढाका के नवाब साहब हुआ करते थे सलीमुल्ला खान, का सलीमुल्ला खान साहब को साथ ले लो। गए सलीमुल्ला खान साहब के पास कि नवाब साहब पार्टी बना रहे हैं, मुसलमानों की अलग से पार्टी बना रहे हैं, जो मुसलमानों के राइट्स के लिए एक सेफ गार्ड का काम करेगा, मुसलमानों के लिए वॉइस रेज करेगा, मुसलमानों के लिए हाथ उठाएगा, और प्लीज हम चाहते हैं आप पार्टी से जुड़ो, आप इसके फाउंडर बनो। नवाब साहब यार नवाबी में जीने वाले आदमी, उसने कहा मुझे पार्टियों वार्टियों से मतलब नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाए। उनको लगा यार ये आदमी जुड़ जाए तो अपना ज्यादा अच्छा हो, पर ये तो जुड़ने के लिए तैयार ही नहीं। वापस एक बार अंग्रेजों की तरफ देखा, नवाब साहब मना कर रहे हैं, हमें लगता है नवाब साहब साथ आ जाए तो थोड़ा ठीक रहे। सरकार सरकार होती है, सरकार सरकार राज होती है, कुछ भी कर सकती है। पता चला कि ढाका के नवाब साहब पे 14 लाख रुपए बैंक का लोन है। दूसरे दिन बैंक वाले कर्मचारी गए कि नवाब साहब फटाफट जितना जल्दी हो खाली किया जाए, कुर्की है,
नवाब ने किस बात की? कहा वो लोन लिया हुआ आपका। अरे तो मैं चुका दूंगा। ना 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 ना, चुकाना नहीं है भाई साहब, अब खाली करना पड़ेगा मकान। नवाब साहब साइड में ले जाकर क्या क्या किया जा सकता है, कोई ऊपर नीचे बात तो थोड़ी बहुत, तो ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं है। तो कि वो मुस्लिम लीग की स्थापना वाले दिन जाके भाषण देना है। नवाब साहब ने कहा दे दूंगा, तो नया कोट पैंट सिलवा लो, उस दिन आप भाषण देने के लिए तैयार हो जाना। तो नवाब साहब तैयार हो गए। तो मुस्लिम लीग के बाद फाउंड्री कौन बने? नवाब साहब ही बने, सलीमुल्लाह खान। और 30 दिसंबर 1906 को ढाका में इसकी स्थापना की गई। कब स्थापना की गई? 30 दिसंबर 1906। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 और मुस्लिम लीग की स्थापना है 30 दिसंबर 1906। कांग्रेस की स्थापना हो रही है बॉम्बे के अंदर और मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही है ढाका के। कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो थे ए ओ ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, और इसके संस्थापक थे सलीमुल्लाह खान, फाउंडर, जो कि ढाका के नवाब साहब थे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे हुई है वो देख लो आप। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। आगे दो लिखी हुई चीजें ये वापस लिखी हुई है, मैं और बता दूं थोड़ा सा। सेम वही लिखा हुआ है। 1 अक्टूबर 1906 को सर आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल, जो है वो सर आगा खान के नेतृत्व में गवर्नर जनरल मिंटो सेकंड से मिलता है। मिंटो सेकंड इन्हें एडवाइस देता है कि एक यूनियन बनाई जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाना चाहिए। 30 दिसंबर को इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, मुस्लिम लीग ढाका के अंदर बना दिया था। फाउंडर सलीमुल्लाह खान साहब। पर जो पहला अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे वकार उल मुल्क। जैसे हम कहेंगे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनके पहले अध्यक्ष तो वकार उल मुल्क, याद रखना, पहले अधिवेशन के। लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि 1908 के अंदर इन्होंने कह दिया कि अब अपना एक परमानेंट अध्यक्ष होना चाहिए यार, एक अध्यक्ष परमानेंट ही बना दो। तो कहा ये मिंटो से बात कौन करके आया था? तो आगा खान साहब करके आए थे। तो बाद में स्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया गया था? आगा खान को बना दिया गया था। 1908 में स्थायी अध्यक्ष। 7 वाला अधिवेशन इनका कराची में हुआ, 8 में वापस अमृतसर में सेशन हुआ। तब तक ये आगा खान को अपना स्थायी अध्यक्ष बना चुके थे। एक स्थायी अध्यक्ष रखते, एक कार्यकारी अध्यक्ष रखते, उसको तो चेंज करते रहते, एक स्थायी होता ही था इनका। ये आगा खान साहब है साहब, आगा खान की फोटो देख लो आप। इन्होंने कांग्रेस की मुस्लिम लीग की स्थापना में सबसे मुख्य रोल निभाया था। फिर 1908 में आगा खान को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। 1908 में इनका सेशन हुआ था अमृतसर में। अंग्रेजों ने कहा कि यार पार्टी तो बना ली, बंगाल विभाजन तो रद्द नहीं करेंगे, ठीक है, और कोई भी मांग लो, कोई डिमांड तो करो ढंग की, कुछ तुम मांगो हमसे ताकि दे हम तुमको। और इन्होंने कहा साहब एक चीज कर दो हमारे लिए, आप हमें पृथक निर्वाचन दे दो, अलग निर्वाचन। वैसे ये इसमें गलत लिख दिया शब्द, एग्जैक्टली गलत तो क्या, मतलब इतना अच्छा शब्द नहीं है, ये पृथक निर्वाचन होना चाहिए, ज्यादा अच्छे से शब्द होगा। वैसे अलग चुनाव भी कर दो तो वही बात होती है। और इधर भी इलेक्शन नहीं, ये सेपरेट इलेक्टोरेट से तो आगे आ जाएगा और मैं बता दूंगा होता क्या, पहले ये समझ लो कि मुस्लिम लीग किसकी मांग करती है? सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग करती है या सेपरेट आपके पृथक निर्वाचन की मांग करती है? मुसलमानों ने कहा कि हमारे लिए निर्वाचन अलग से होना चाहिए, पृथक निर्वाचन होना चाहिए। क्या होता है पृथक निर्वाचन, समझना इस बात को थोड़ा सा। अभी सरपंच के चुनाव हुए गांव में, या अभी पार्षद के चुनाव है, और आपने सुना होगा कि आप किसी दोस्त को पूछते हो कि तुम्हारे गांव में सरपंच की सीट किसकी आई, और दोस्त कहता ओबीसी महिला, कोई कहता जनरल पुरुष, कोई कहे साहब एससी पुरुष, कोई कहे एसटी महिला। इसका मतलब सीट जो है, जो चुनाव लड़ने वाला है, उसकी कैटेगरी आपने तय कर दी, इस कैटेगरी का बंदा चुनाव लड़ेगा। जब ये कहा गया कि साहब एससी का पुरुष चुनाव लड़ेगा, इसका मतलब सरपंच पद के लिए केवल एससी के पुरुष ही खड़े हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई खड़ा नहीं हो सकता। पर वोट का, वोट तो पूरा गांव देगा, इसमें कोई थोड़ी है, वोट तो सब देंगे, आपने सबने वोट दिए। बस इसमें ये लफड़ा था। ये जो व्यवस्था मैंने सरपंच वाली बताई, इसको बोलते हैं जनरल रिजर्वेशन, सामान्य आरक्षण। सामान्य तरीके से आपने सीट को रिजर्व कर दिया। मुसलमानों वाले में यह था कि यदि कोई सीट मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दी गई, अब ये एक सीट है, ये मुसलमानों के लिए रिजर्व है, तो यहां से चुनाव भी मुस्लिम लड़ेंगे, दोनों कैंडिडेट मुस्लिम खड़े होंगे, वो तो कोई बात ही नहीं, वो तो खड़े होने ही है। वोट भी केवल मुस्लिम ही देंगे, इसके अलावा दूसरे वोट नहीं दे सकते। यूं समझ लो कि गांव में ओबीसी पुरुष की सीट आई सरपंच की, ओबीसी पुरुष चुनाव तो लड़ रहे हैं, और वोट देने वाले भी केवल ओबीसी पुरुष हो, इसके अलावा और कोई नहीं। ये सेपरेट इलेक्टोरल में था। और मुसलमानों ने कहा कि हमारी देखो जनसंख्या कम पड़ती है,
हिंदू होते हैं ज्यादा, इसलिए ये वोटिंग करते हैं, इनके सदस्य ज्यादा बन जाते हैं, इसलिए हमारी जो सीटें हो वहां पे वोटिंग भी हम ही करें, ताकि हमारा ही आदमी जाए, हमारे में से अच्छा आदमी हम ढूंढ लेंगे, 2 आदमी लड़ लेंगे, उनके अंदर से जो अच्छा होगा वो अपने आप चला जाएगा। तो ये वाड़ा और करो तुम, अंग्रेजों का पक्का हम कर देंगे, आप चिंता ही मत करो। और 1909 के अंदर जब सुधार किया तो कहा मुसलमानों के लिए चुनाव की व्यवस्था ऐसी होगी जहां पर मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे और मुसलमान ही वोट देंगे। इस व्यवस्था क्या बोलते हैं? सेपरेट इलेक्टोरेट्स बोलते हैं। इस व्यवस्था को पृथक निर्वाचन कहा जाता है। तो याद रखना भाई, पृथक निर्वाचन क्या होता है। तो मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की डिमांड कब की? 1908 अमृतसर सेशन के अंदर उन्होंने डिमांड की थी। दे कब दिया गया? 1909 मार्लियामेंटो रिफॉर्म के अंदर ये दे दिया गया था। ये थोड़ी मुस्लिम लीग की बातें थी, वापस सुन लेना। मुस्लिम लीग आर्कबोल्ड अलीगढ़ कॉलेज का प्रिंसिपल था, जिसने एक प्रतिनिधिमंडल सर आगा खान के नेतृत्व में मिंटो सेकंड से मिलने के लिए भेजा। मिंटो सेकंड ने इनको कहा कि तुम लोग नई पार्टी बना लो, और नई पार्टी इन्होंने बनाई मुस्लिम लीग, जो कि 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह खान जो ढाका के नवाब साहब थे उनके द्वारा स्थापित की गई, ढाका में की गई। वकार उल मुल्क इसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे, बाद में सर आगा खान को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। 1908 के अमृतसर सेशन में इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड की थी, इलेक्ट्रोड्स की डिमांड की थी, पृथक निर्वाचन की मांग की थी, जिसका मतलब होता है कि जहां से मुसलमान चुनाव लड़ेंगे वहां से मुसलमान ही वोट देंगे, उनके अलावा दूसरा कोई वोट भी नहीं दे सकता है। ये मुस्लिम लीग का इतिहास है। ले देखे, ये थोड़ा सा आर्चबोल्ड की सलाह पर ये मिलने के लिए गए थे, ये थोड़ी सी बात और लिखी हुई। तो ये मुस्लिम लीग का इतना सा याद रखना। फिर आगे हम मुस्लिम लीग की और क्या क्या मांगे वो आगे हम जब पाकिस्तान की मांग उठेगी, ये पाकिस्तान मांगेंगे अलग से। अब यहाँ तो कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव हो, मुस्लिम लीग थोड़े दिनों बाद कहेगी कि मुसलमानों के लिए अलग से देश हो। वो बातें हम बाद में पढ़ लेंगे। 1930 के बाद वो शुरू होती है, बीच वाला हम साथ साथ में नेशनल मूवमेंट के पढ़ते रहेंगे। अब आगे नया टॉपिक देखते हैं। अब 1909 के सुधार के बारे में, एक मुस्लिम लीग वाला टॉपिक हो गया, अब 1909 का सुधार पढ़ते हैं। और बताया था मैंने, अपने पे राज कौन करता था? ब्रिटेन। ब्रिटेन का राजा या रानी जो भी होता था, क्राउन, क्राउन बोलते थे, क्राउन के तहत सीधे आते थे। 1857 की क्रांति से पहले हमारे देश पर राज करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंग्लैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी, एक ट्रेड कंपनी थी, बिजनेस करने आई थी। अपने में लखन थे नहीं, बिजनेस करते करते अपने पे राज करने लगी। 57 की क्रांति में हम उस कंपनी के खिलाफ लड़े, तो वहां के जब शासन को पता चला, इंग्लैंड के शासन को जब पता चला, तो उन्होंने कहा कंपनी आज के बाद रूल नहीं करेगी, आज के बाद रूल हम खुद ही करेंगे, हम ब्रिटेन में बैठ के खुद ही देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए अंग्रेजों की जो भी गवर्नमेंट हुआ करती थी, उनका जो भी क्राउन हुआ करता था, उसके नीचे जो मंत्री बनेंगे, भाई इंग्लैंड का रक्षा मंत्री होगा, इंग्लैंड का विदेश मंत्री होगा, इंग्लैंड का सूचना प्रसारण मंत्री होगा। वैसे ही इंग्लैंड में एक भारत के मामले संभालने के लिए मंत्री होता था, इसको भारत मंत्री बोलते थे। भारत मंत्री भी कहते थे, या उसको बोलते थे भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी बोलते, या मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बोला करते थे। और इसका जो ऑफिस हुआ करता था, उस ऑफिस को बोलते थे इंडिया हाउस। ऑफिस में अकेला बैठता था क्या? नहीं साहब, इसके साथ में इस ऑफिस में 15 मेंबर और बैठते थे, और इसको बोलते थे काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत परिषद। और ये भारत परिषद वहां लंदन में बैठ के रूल बनाती थी कि भारत में क्या किया जाना है और क्या नहीं किया जाना है। इसलिए इसके द्वारा जो भी रूल बनते थे उनके नाम बाद में पड़ जाते थे भारत परिषद अधिनियम। अधिनियम करना भाई, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है ना, ये नियम गलत लिख दिया यहाँ पे। काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, भारत परिषद अधिनियम कब आया? 1909 के अंदर ये भारत परिषद अधिनियम आया था। इसी का एक नाम और है मार्लियामेंटो सुधार। कौन थे क्या थे अभी मैं बता दूंगा। मिंटो तो अभी मैंने बताया अपना जीजी था, गवर्नर जनरल था, मिंटो सेकंड आई, तो इसको हम मार्लियामेंटो सुधार कहते हैं, इसी को हम भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। तो याद रखना कि इसको भारत परिषद अधिनियम क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत परिषद द्वारा तैयार किए जाते थे। भारत परिषद क्या थी? तो 15 लोगों की एक समिति थी। इसके ऑफिस को क्या बोलते थे? इंडिया हाउस बोलते थे। इसके हेड को क्या बोलते थे? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बोलते थे। ये कहां पर बैठता था? तो लंदन के अंदर बैठता था, भारत से संबंधित मामले देखा करता था। पहले बढ़ गई बात। अब लंदन में तो मामले ये देखता, यहां पर बाद में अपने भारत के अंदर क्या सिस्टम होता? तो भारत में सेंटर के अंदर होता गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल के नीचे एक होती विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रत्येक प्रांत में होता गवर्नर, और उसके नीचे फिर होती लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो प्रांत वाली को कह देते प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और सेंटर वाली को कह दिया करते थे आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कह दिया करते। तो लंदन में बैठा भारत सचिव,
भारत में केंद्र में बैठा है गवर्नर जनरल और प्रांतों में बैठा करते थे गवर्नर। ये उनका सीधा सीधा सा सिस्टम अपने पे रूल, वो वहां से नियम बना के भेजते, ये लोग यहाँ पे उनको इंप्लीमेंट करते, भारत के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है बाद में ये तय किया करते थे, वो वहां से सुधार वगैरह कर दिया करते थे। इसलिए इसको भारत परिषद अधिनियम कहते हैं, इसको पार्लियामेंट सुधार कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसी का एक नाम हो रहा है पार्लियामेंट सुधार। तो कौन थे मार्ले? कौन था? तो मार्ले सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, जो वहां कहां बैठा है? लंदन बैठा है। किसको हेड कर रहा है? काउंसिल ऑफ इंडिया कर रहा है। काउंसिल ऑफ इंडिया मेंबर कितने हैं? 15 मेंबर है। ऑफिस को क्या बोलते हैं? इंडिया हाउस बोलते हैं, या उसको सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, या उसको मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये मार्ले सेक्रेटरी ऑफ इंडिया या मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का सचिव लंदन बैठा है। यहाँ पर कौन आया हुआ है? मिंटो, ये गवर्नर जनरल। ये मिंटो सेकंड था, इतना याद रख लेना आपने। ये अपने भारत के अंदर बैठा है, अपना जीजी है, अपना गवर्नर जनरल है। दोनों की फोटो दिखाऊं मैं आपको, ये तो है आपका मार्ले, ये है मिंटो। मिंटो यूं मुछो मुछो में जोरदार आदमी लग रहा है, शानदार पर्सनालिटी का मालिक है। मार्ले तो यूं मरा हुआ सा लग रहा है एकदम। तो ये आपके मार्ले और मिंटो इनके नाम पर कहा जाता है। ये आपके सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और ये आपके गवर्नर जनरल। तो ये तो हो गया आपके सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और ये हो गया आपके गवर्नर। इनके नाम पे वहां से रूल बन के आ रहे हैं, यहाँ पे इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार इन दोनों द्वारा किए गए, इनके नेतृत्व में किए गए, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। सिंपल कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, 1909 के सुधारों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वो कोई 4 नाम दे देगा आपको। थॉमसन रदरफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, मोंटेग्यू चम्सफोर्ड सुधार, रिबन इल्बर्ट सुधार। तो आपने कहना है नहीं भाई, रिबन इल्बर्ट सुधार भी नहीं है, मोंटेग्यू चम्सफोर्ड भी नहीं है, थॉमसन रदरफोर्ड भी नहीं है, तो ये कौन से हैं? मार्ले मिंटो सुधार। क्या थे वो सुधार, क्या क्या चेंज किए गए, कहां पर चेंज किए गए, वो तमाम बातें अभी हम पढ़ते हैं। क्या वो अच्छे थे, क्या वो बुरे थे, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। सुधारों की बात करते हैं। पहले सुधार क्या क्या थे? पहले सुधारों से पहले आया कि कारण, क्यों क्यों सुधार करने पड़ गए, ऐसे क्या कारण थे कि सुधार करने पड़े? कल मैंने सिंपल सिंपल सी 4-5 बातें बताई थी, याद रखना आप थोड़ी। लास्ट सुधार किए थे 1892 1892 के अंदर लास्ट सुधार किए गए थे। अब 1909, 17 साल बीत गए। वैसा सुधार को कोई ना कोई तो टाइम आएगा, एक टाइम आएगा जब आपको सुधार करने ही पड़ेंगे। अंग्रेज हालांकि दिखाते रहते थे रहने दो रहने दो रहने दो, पर कभी तो कभी एक दिन जाके आपको सुधार करने पड़ेंगे। 1892 वाले सुधारों को एक लंबे समय बीत चुका था, और कांग्रेस एक लंबे समय से डिमांड कर रही थी, रिफॉर्म करो रिफॉर्म करो रिफॉर्म करो। फिर कांग्रेस में 2 धड़े, एक नरमपंथी एक गरमपंथी। मॉडरेट्स का क्या मानना है कि सुधार करेंगे, शासन में धीरे धीरे सुधार होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, एक दिन भारतीय खुद शासन करने लग जाएंगे। गरमपंथियों कहना था ना, ये भगवान जाने कब देंगे कब नहीं देंगे, अभी साडा हक इत्थे रख, अभी का अभी चाहिए, स्वराज चाहिए हमें। अब बताओ इन दोनों में से अंग्रेजों के ज्यादा फेवरेबल कौन है? निसंदेह मॉडरेट, मॉडरेट फेवरेबल है। इसलिए मॉडरेट को यदि अपने और फेवर में लेना है तो अंग्रेजों को क्या करना पड़े? तो वो सुधार मांगते हैं तो थोड़े से सुधार कर दो, ताकि मॉडरेट हावी हो जाएंगे, और मॉडरेट जाके जनता कहेंगे देख लो साहब हम काम करवा देते हैं, इन तुम्हारे तिलक से आज काम हो कल काम हो। तो कहीं ना कहीं सुधारों के माध्यम से वो मॉडरेट को अपने पक्ष के अंदर लेना चाहते थे। क्या मॉडरेट्स को अपने पक्ष के अंदर लिया जाना चाहिए। फिर हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी कहीं ना कहीं, बंगाल का विभाजन कर दिया था, फिर भी मुस्लिम इतने टूट नहीं रहे थे। मुस्लिमों को और तोड़ना था, हिंदुओं से और ज्यादा अलग करना था, मुस्लिमों को अपने फेवर में लेना था, इसलिए मुस्लिमों को भी कुछ ना कुछ चुग्गा देना जरूरी है, इसलिए मुस्लिमों को भी वो अपने फेवर में लेना चाहते थे। जब नरमपंथियों को आप ज्यादा हावी करोगे, नरमपंथियों को आप सपोर्ट करोगे, तो खत्म कौन हो जाएंगे? गरमपंथी। यही तो वो चाहते थे कि गरमपंथी खत्म हो जाए। जनता बाद में कहेगी भाई रे ये तो तिलकन तो ऐसी बातें करते हैं, इनके साथ कोई सामान है नहीं, ये नरमपंथियों को देख लो सुधार करवा के लिए आए बेचारे, अपने तो इनके साथ रहना हमेशा। तो कहीं ना कहीं गरमपंथियों को अंग्रेज खत्म करना चाहते थे। मैंने बताया कि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट 7 के बाद में लगातार शुरू होता जा रहा था। उनको यह भी डर लगता था कि स्वदेशी आंदोलन जो है, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और स्वदेशी आंदोलन अब क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ बढ़ रहा था। उनको लगता था छोटी मोटी घटना तो कोई नहीं, कोई जाके अंग्रेज को गोली मार के आ गया, कहीं बम फेंक के आ गया, कहीं 1857 की क्रांति की तरह ना हो जाए, 1857 की क्रांति की तरह वॉयलेंट ना हो जाए, स्वदेशी आंदोलन उसमें बनता बनता हिंसक ना हो जाए।
इस वजह से भी वो शुरू करना चाहते थे। और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं वो जो क्रांतिकारी आंदोलन, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू होने जा रहा था, उसको दबाना चाहते थे कि सुधार कर दोगे तो जनता कहेगी नहीं नहीं भाई रे, कोई बम पिस्तौल की जरूरत नहीं है, अंग्रेज तो भले लोग हैं और सुधार कर ही रहे हैं, बाकी गीत गाने के लिए नरमपंथी बाद में अपने आप आगे जाएंगे। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से अंग्रेज 1909 के अंदर सुधार करते हैं। क्या कारण है? 1892 के बाद सुधारों का एक लंबा समय बीत चुका था। सुधार करने से नरमपंथी मजबूत होंगे, क्योंकि नरमपंथी सुधार ही चाहते थे, इसलिए अंग्रेज उनको अपने फेवर में लेना चाहते थे। सुधार मुसलमानों के पक्ष में सुधार करेंगे तो मुसलमान अंग्रेजों के फेवर में आ जाएंगे। गर्मपंथियों की और क्रांतिकारियों की जो मांग है कि हमें तो स्वराज चाहिए, इन दोनों को आप मजबूत कर दोगे तो वो दोनों वैसे ही कमजोर हो जाएंगे। स्वदेशी आंदोलन कहीं हिंसक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में ना चेंज हो जाए, उससे पहले थोड़ा थोड़ा सुधार कर दिया जाए। जनता ज्यादा उग्र हो, ज्यादा आउटरेज हो, उससे पहले थोड़ा सा लॉलीपॉप दे दिया जाए। इस वजह से अंग्रेजों ने 1909 के सुधार किए थे। कभी कोई सिंपल 50 शब्दों में मेंस में क्वेश्चन पूछे कि 1909 के सुधारों की पटकथा क्या थी, 1909 में सुधार क्यों किए गए, तो अपने 4-5 कारण याद रखना। आगे लिखे हुए और है, मैं बता देता हूँ। 1892 के सुधारों के एक लंबा समय बीत चुका था और अब सुधार करने क्या हो गए थे जरूरी। कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी सुधार करो सुधार करो, तो लो सुधार कर देते। स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों को डर था कि सत्ता उनकी क्रांति की तरह वॉयलेंट ना हो जाए, कहीं ना कहीं वो मॉडरेट को अपने फेवर के अंदर लेना चाहते थे। वो जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी उसको और तोड़ना चाहते थे। वो कहीं ना कहीं जो गर्मपंथी और क्रांतिकारी थे उनको दबाना चाहते थे। ये मैंने सारी बात बता दी आपको, आप ये थोड़ी पढ़ लेना, याद कर लेना, यहाँ से देख लेना, बस इतनी तो बात। अब अपने इसके असली चीज पर जाते हैं। इसके प्रोविजंस क्या क्या थे, इस एक्ट के, इस अधिनियम के प्रावधान क्या क्या थे, उनकी बात करते हैं। क्या क्या चेंज किए गए? तो सबसे पहले तो कानून कौन बना रहा है? तो भारत परिषद, काउंसिल ऑफ इंडिया। कहां पर है काउंसिल ऑफ इंडिया? लंदन। कौन हेड करता है? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। मेंबर कितने हैं? 15 मेंबर है उसके। वो 15 मेंबर कौन है? अंग्रेज। वो सारे के सारे 15 मेंबर कौन होते थे? अंग्रेज। 1858 के अंदर बनी थी, 1858 में 57 की क्रांति के बाद बनाई गई थी, और ये 15 मेंबर सारे के सारे अंग्रेज होते थे। अब हमने कहना शुरू किया कि जब चेंज कर रहे हो भारत के लिए, चेंज करने वाले गोरे, मतलब चेंज करने वाली बॉडी में हमारा तो मेंबर ही नहीं है, फिर उनको क्या पता चलता है कि हमारी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चेंज करने हैं, क्या रिफॉर्म करने हैं? उनको तो पता ही नहीं चल रहा। और जब पता ही नहीं चल रहा तो धूल में लठ मारने से मतलब ही क्या है? तो अंग्रेजों को लगा रही है थोड़ा सा इनको राजी करना जरूरी। तो अंग्रेजों ने कहा चिंता मत करो, अब के बाद उन 15 में एक मेंबर तुम्हारा पक्का होगा। हमने कहा पक्का? तुम लेते तो पहले भी हो, पर वो कभी कभी लेते हो। अंग्रेज क्या करते, यूं एकदम खाली नहीं छोड़ा, बीच बीच में कभी कभी एक आधा मेंबर ले लिया करते थे। पर एक बार ले लिया, फिर 20 साल नहीं लिया कोई, फिर ले लिया, फिर कोई नहीं लिया। हमने कहा हर बार एक तो रहना चाहिए। अंग्रेजों का पक्का। एक चेंज तो ये किया, लंदन वाली जो काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें एक इंडियन मेंबर तो मैंडेटरी कर दिया गया, एक इंडियन मेंबर कंपलसरी कर दिया गया। लिखा हुआ है one Indian member would be appointed in Council of India. Although Indian members were already appointed, but now it was made mandatory. भारत परिषद में एक भारतीय सदस्य नियुक्त किया। ये भारत परिषद याद रखना, भारतीय परिषद नहीं, इसको भारत परिषद ही बोलना भाई अपने हिंदी में। भारत परिषद में एक भारतीय सदस्य नियुक्त किया जाएगा। हालांकि भारतीय सदस्य पहले से नियुक्त थे, लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया गया था। 7 में लिए थे, 1907 के अंदर 2 मेंबर लिए थे। एक तो मुस्लिम लीग के नेता हुआ करते थे सैयद हुसैन बिलग्रामी, इनको लिया था, सैयद हुसैन बिलग्रामी, इनको लिया था। और एक आईएएस हुआ करते थे केजी गुप्ता, कृष्ण गोपाल गुप्ता ऐसा कुछ नाम था, तो केजी गुप्ता को लिया था। तो साथ में 2 मेंबर हालांकि ले लिए थे, पर ये मैंडेटरी नहीं है भाई, कंपलसरी नहीं है, ये तुम्हारी दया पे, चाहो तो ले लो चाहो तो मत लो। लेकिन अब कहा गया वैसा पक्के पक्के आपको लेने पड़ेंगे। तो अब बाद में पक्के पक्के लेने लग गए थे। फिर भी कोई पूछ ले कि 1909 के सुधारों से पहले भी 2 मेंबर लिए जा चुके थे, तो वो मेंबर कौन से थे, थोड़े नाम याद रख लेना, सैयद हुसैन बिलग्रामी और केजी गुप्ता। ये तो मुस्लिम लीडर थे, एक हिंदू लीडर ले लिए, दोनों को राजी करने की कोशिश की गई। अच्छा, इन्होंने नाम लिख भी रखे भाई। भारत परिषद में 2 भारतीय सदस्य नियुक्त किए, वो भारत की परिषद मत पढ़ना, इसको भी अपने भारत परिषद पढ़ना भाई, सैयद हुसैन बिलग्रामी और केजी गुप्ता। आगे अब कहा गया, ये तो लंदन का चेंज। अब इधर क्या करोगे भाई साहब? कलकत्ता में जो गवर्नमेंट बैठी है, कलकत्ता राजधानी हुआ करता, भारत की राजधानी भी कौन सी हुआ करती थी? कलकत्ता। गवर्नर जनरल कलकत्ता में रहा करता था।
या शिमला आ जाता था, उसको गर्मी वर्मी ज्यादा लगती तो अपने शिमला आ जाया करते, तो शिमला को एक दूसरा सेंटर के रूप में बना रखा था। बाकी मेन कैपिटल कलकत्ता हुआ करती थी। 1911 तक तो कलकत्ता थी, 1911 के बाद में राजधानी दिल्ली लेके आ गए थे। कल वाली क्लास में हम और पढ़ेंगे उसके बारे में, कैसे क्या लेके आए थे। कलकत्ता में जो गवर्नर जनरल बैठा है वो गवर्नर जनरल है, उसके नीचे थोड़े बहुत मेंबर और हुआ करते थे, वो थोड़े बहुत मेंबर मिलकर यहाँ की गवर्नमेंट चलाया करते थे। आप ये मान लो जैसे आज अपनी संसद होती है कि दिल्ली में अपनी संसद है, उसका हेड प्रधानमंत्री है और उस संसद के अंदर खूब सारे मेंबर है, उस खूब सारे मेंबर में से कुछ मंत्री बनते हैं। एग्जैक्टली सेम था। एक गवर्नर जनरल था, उसके नीचे कानून बनाने के लिए खूब सारे मंत्री थे, उन मंत्रियों में से थोड़े से मंत्री बनते, सॉरी खूब सारे मेंबर थे, उन मेंबर में थोड़े से मंत्री बन जाते। तो मतलब एक लेजिस्लेटिव उसी का पार्ट एक एग्जीक्यूटिव हुआ करती थी, विधायिका का पार्ट कार्यपालिका हुआ करती थी। सदस्यों की संख्या थोड़ी बढ़ाते रहा करते थे, धीरे धीरे लेना शुरू कर दिए थे कि 6 सदस्य होंगे, फिर कभी का 12 होंगे, फिर का 16 सदस्य होंगे, थोड़े थोड़े सदस्य हुआ करते थे, तो 20 एक सदस्य हुआ करते थे। पर अब हमने कहा कि यार इतने बड़े भारत को चलाने के लिए केवल 18-20 लोग, ये तो मेंबर यार सेंटर में तो मेंबर खूब सारे होने चाहिए। तो अंग्रेजों ने कहा अरे ये बात तुम्हारी मान ली, ये तुम्हारे सदस्य हम खूब सारे कर देंगे। तो कितने मेंबर कर दोगे? अंग्रेजों का 69। हमने कहा है 20 से सीधे पक्का कर दोगे? अंग्रेजों का ये लो अभी दिखा देते हैं आपको कैसे कैसे करेंगे, वो और बता देते हैं हम तो आपको। तो अंग्रेजों ने सदस्यों की संख्या बढ़ा दी, 69 मेंबर करेंगे, सेंटर में तुम्हारे 69 मेंबर होंगे। हमने कहा बताओ, पूरा बताओ कैसे कैसे करोगे, कौन कौन कहां से आएंगे मेंबर का, ये भी बता देते हैं तुम्हें। देखो थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ, ये ध्यान रखने वाली बात है। टोटल कितने मेंबर होंगे? 69 मेंबर होंगे। 69 मेंबर में से 9 मंत्री होंगे, 9 एग्जीक्यूटिव होंगे, आपके कार्यपालिका का हिस्सा होंगे। जैसे देखो मैं और सिंपल भाषा में बता दूं कि राजस्थान की विधानसभा में कानून बनाने वाले लोग कितने की 200, जितने विधायक है वो कानून बना सकते हैं। पर दिलीप सर पॉलिटी में हमें पढ़ाते हैं कि मंत्री 15% ही बन सकते हैं। इसका मतलब मंत्री कितने बनेंगे? तो 200 का 15% कितना? 30। इसका मतलब 30 मंत्री बन सकते हैं। ये 30 कौन होंगे? इन 200 का हिस्सा होना चाहिए, इन 200 में से लिए जाएंगे। मतलब हम कहते हैं कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव होती है वो हमारी जो लेजिस्लेचर होती है उसका एक अंग होती है, उसका एक भाग होती है। ये अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही प्रथा है। टोटल मेंबर 69, 69 में का 9 तो वो एग्जीक्यूटिव वाले मेंबर होंगे और 60 दूसरे होंगे। जैसे अभी मैं कह दूंगी 30 तो मंत्री होंगे, 170 दूसरे होंगे, सेम ये है। अब ये 9 जो मंत्री वाले ये कौन कौन होंगे? जैसे आज अपने कहते हैं 30 में कौन, तो अपने कहते हैं एक तो होगा मुख्यमंत्री और 29 होंगे मंत्री दूसरे। उन्होंने भी कहा कि एक तो गवर्नर जनरल, एक 7 दूसरे मेंबर, एक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर लिया करते थे, स्पेशल कोई एक मेंबर और जोड़ा करते थे, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर बोलते। कुल मिला आप इतना याद रखना, एक गवर्नर जनरल और 8 दूसरे सदस्य। ये यूं मैंने समझा दिया अलग से कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर होता था कि जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे सेनापति को ऐड कर लिया करते थे। अब नहीं होता अपने भारत की सरकार के अंदर सेनापति शामिल नहीं होता, अपना रक्षा मंत्री होता है केवल, पर वो दोनों रखते। रक्षा मंत्री तो होता ही था इधर, डिफेंस मिनिस्टर तो होता ही था इधर, एक और ले लिया करते थे, मिलिट्री मेंबर बोलते थे, उसको भी ले लिया करते थे। तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा सदस्य जो जोड़ लेते उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते। कुल मिला के 9 लोग मंत्री है जो कानून लागू करने का काम करेंगे, एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे। उनमें एक तो गवर्नर जनरल है और 8 लोग दूसरे, आप तो इतना याद रखना 9 है। अब ये बचे 60। ये 60 कहां से आएंगे? ये कौन होंगे? ये तो गवर्नर जनरल अपने हिसाब से अपॉइंट कर लिया करता था, किसको कहां से लेना सब गवर्नर जनरल देख लिया करता था। ये जो होंगे एडिशनल मेंबर जो होंगे, अतिरिक्त सदस्य होंगे, इनके अंदर सरकार के मेंबर होंगे 28। 28 तो सरकार के मेंबर होंगे और 32 जो होंगे वो गैर सरकारी होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो ये 28 है इनको तो गवर्नर जनरल नॉमिनेट करेगा, कोई चुनाव उनाव नहीं होंगे, इनको नॉमिनेट किया जाएगा। वो बताएगा साहब फलाना जी फलाना जी फलाना जी फलाना जी बैठेंगे। आज हम नहीं पढ़ते राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, उस समय पावर किसके पास? गवर्नर जनरल के पास। तो 28 ऐसे होंगे जिनको नॉमिनेट किया जाएगा, गवर्नमेंट अपने बंदे बिठाएगी। अब उनके जो जी में आता उनको बिठा देते। पर ये 32 जो नॉन ऑफिशियल है जिनको गवर्नमेंट नहीं बिठाएगी, ये कहां से आएंगे का ये भी बताते हैं। उनका इनमें से भी 5 और नॉमिनेट करेंगे। वो 28 वाली पावर तो है, ये जो नॉन ऑफिशियल है इनके अंदर भी 5 गवर्नर जनरल को रहेगा कि वो इनके अंदर कर सके। बाकी 27 का बाकी का चुनाव हो जाएगा। बाकी चुनाव हो क्या है? चुनाव होगा, मतलब कौन चुनेगा इनको कि वो हम बता देंगे। कुछ लोगों के पास में वोटिंग राइट होंगे, वो लोग इनको चुन ले। कुछ लोग कौन जिनके पास में वोटिंग राइट होगा, अरे बताएंगे, इतनी क्यों यूं तेजी रहती है आपको, वो भी हम बता देंगे किसके पास वोटिंग राइट होंगे। फिर क्या इन्होंने
ये मैं पूरा बता देता हूं, फिर हो जाएगा आपके एक साथ का। दो तो स्पेशल बंदे आएंगे जिनको स्पेशल लोगों द्वारा चुन के भेजा जाएगा। कौन स्पेशल बंदे? का बाणी है, व्यापारी। मद्रास और बॉम्बे के जो व्यापारी होंगे उन दोनों के अंदर से सदस्य वो वोटिंग करेंगे और वो वोटिंग करके 2 सदस्य भेज देंगे। अच्छा, ये ठीक का। 13 का ये बाकी जो राज्य हैं उन राज्यों के अंदर से हम, जैसे ये बड़े राज्य जो हो जाया करते थे कि बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, इनसे 2-2 मेंबर मंगवा लेंगे। और जो छोटे छोटे राज्य बचे, कोई मध्य प्रांत हुआ करता, पंजाब होता था, बर्मा हुआ करता था, बिहार उड़ीसा का एक राज्य, बिहार उड़ीसा का एक मेंबर मंगवा लेंगे हम इधर से। इन सबको मंगवा के एक एक मेंबर और मंगवा लेंगे, तो ये 13 मेंबर होंगे। अच्छा, वोटिंग इनमें कौन करेगा? इनमें भी हम बताएंगे ये लोग वोटिंग कर सकते हैं। तो इनमें फिर कई लफड़े हुआ करते थे कि सरकारी कर्मचारियों को वोटिंग कर लो, या जिनकी इनकम ज्यादा होती है उनको कदे वोटिंग कर लो। मतलब साधारण जनता तो वोट नहीं दे सकती, पर कुछ लोगों को, स्पेशल लोगों को उठा के वोटिंग राइट दिया करते थे। उनमें से 13 लोग और जाएंगे, ठीक है। फिर का कुछ वर्गों के लिए भी अलग से काम किया जाएगा। जैसे का जितने लैंडलॉर्ड है वो वोटिंग करेंगे और वो 6 बंदे भेजेंगे अपने। फिर हमने कहा मुसलमानों के लिए स्पेशल प्रोविजन करेंगे, मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड्स करेंगे हम, और वो मुसलमानों के कुछ निर्वाचन क्षेत्र होंगे और वहां से मुसलमान ही वोट देंगे और मुसलमान ही उन सदस्यों का चुनाव करेंगे। 6 ये होंगे। याद रखने वाली बात यही है कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्ट्रोड्स के तहत कितनी सीटें दे दी गई थी, तो उनको 6 सीटें दे दी गई थी। बाकी वाला याद रहे नहीं रहे, 2 चीजें याद रखना। एक तो टोटल मेंबर कितने थे? 69, जिनमें ये याद रखना कि 9 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब ये मंत्री बनेंगे, जिनमें 1 गवर्नर जनरल और 8 बाकी। और बाकी इधर वाली याद रखना कि मुस्लिम मेंबर्स जो थे वो 6 थे। बाकी वाला कुछ ही याद नहीं रखना, ये इन्होंने समझा दिया तो मैंने आपको बता दिया। तो याद रखने वाली 3 चीजें कि टोटल मेंबर कितने कर दिए गए थे, तो 69 कर दिए गए थे, जिनमें 9 तो एक्स ऑफिशियो है, ये तो हमेशा होते ही थे। 1 गवर्नर जनरल और 8 सदस्य और हुआ करते थे, और जो बाकी 60 एडिशनल होते थे। और इन 60 में ध्यान रखना, इनका 10% मान लो मुस्लिम मेंबर थे। और मुस्लिम मेंबर वाले में था कि वो जो क्षेत्र होंगे, वो जो चुनाव क्षेत्र होंगे, वहां से केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ेंगे और मुस्लिम ही वोट देंगे। ये बात अपने याद रखें। इसको स्पेशल इलेक्टोरेट्स कहा जाता था, पृथक निर्वाचन कहा जाता था इसको। ये मेंबर हो गए भाई। अब आगे क्या कहा गया और क्या कहा गया, ये थोड़ा सा मैप देख लेना आप ढंग से। बाकी वालों में इतना ध्यान मत देना, आप इस पे ध्यान दे लेना खाली अपने। अब का कि वो जो 1 गवर्नर जनरल और 8 मंत्री होंगे, ये कौन होंगे? मंत्री तो पहले भी होते थे, अब यहाँ 8 मंत्री बना दिए। 1892 में भी कहा था कि 7 मंत्री तो पहले होते थे, 1 गवर्नर जनरल और 7 मंत्री तो तब भी बनाया करते थे। और वो मंत्री होते कौन थे? सारे अंग्रेज होते। मतलब बाकी मेंबर तो इंडियन ले लिया करते, पर मंत्री कोई इंडियन नहीं बनाया करते। हमने कहा ये क्या तरीका हो, हमारा तो कोई मंत्री तो होता ही नहीं। अंग्रेजों ने कहा इस बार तुम्हारा एक मंत्री भी ले लेंगे। तो काउंसिल ऑफ इंडिया जो लंदन में बैठी है, वहां पर तो एक मेंबर लिया ही है अपना। यहाँ जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, उसमें भी एक इंडियन मेंबर ले लिया गया। याद रखना, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछेंगे कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में प्रथम बार कब किसी इंडियन मेंबर को अपॉइंट किया गया था, तो 1909 के अंदर अपॉइंट किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुआ करते थे, जिनको अपने यहाँ पे कानून मंत्री बनाया गया था। ज्यादातर वकील ही होते थे अपने वाले यहाँ पे, तो कहा इसको कानून मंत्रालय दे दो। तो कानून मंत्री वैसे बोलते थे, हिंदी में बोलते विधि सदस्य, इंग्लिश में बोलते लीगल मेंबर। तो लीगल मेंबर अपॉइंट किया गया था एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। याद रखना, कई बार पूरा नाम दे देता है, एसपी सिन्हा लिखता ही नहीं है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा लिख देता है, और सच्चिदानंद सिन्हा लिख देता है। फिर अपने लगता है यार कौन सा हो सकता है इनमें से, तो एसपी सिन्हा थे। तो वहां पर भी किया गया, यहाँ पर भी चेंज किया गया। फिर ठीक है, 9 मंत्री, 9 में से 1 गवर्नर जनरल, 8 बाकी बचे। 8 में 1 तुम्हारा पक्का होगा। पहली बार अभी कहा गया था, इससे पहले तक इंडियन मंत्री नहीं बनते थे। और ये बाकी जो 60 है, इनका क्या काम है? तो बाकी वाले 60 को, पहले 60 नहीं थे, पहले जैसे ये आपके 20 हुआ करते, या 16 हुआ करते, या 12 हुआ करते, 10 हुआ करते, कभी 6 हुआ करते, 4 थे, 3 थे, जब से लेने शुरू किए। शुरुआत में तो इनका काम केवल तालियां बजाना था कि अंग्रेजों का मंत्री खड़ा होकर कहता इस बार इतना खर्चा इस पे करेंगे, इस बार ये करेंगे, इस बार ये करेंगे, इस बार ये करेंगे, सारी बात बोलता है, ये तालियां बजा देगा। वाह थू थू, क्या शानदार वाली सरकार चल रही है एकदम। लेकिन 1892 में जब कांग्रेस आ गई थी ना, 85 में, जब 92 वाले सुधार किए थे, तब कह रहे इन बापड़ों को कुछ तो बोलने दो। तो अंग्रेजों ने कहा था कि ये खड़े होकर सवाल पूछ सकते हैं, पर एक ही सवाल में सवाल नहीं पूछ सकते। जैसे कि आप खड़े होकर मेरे से पूछो कि सर अभी आप क्या पढ़ा रहे हो,
और मैं कहूं कि मैं काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909 पढ़ा रहा हूं, आप वापस पूछो इधर इसका एक नाम और नवा बताओ, मैं बैठ जा बस। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन पूछेगा, ये कल पूछना। कल आप खड़े हुए, कल आपने कहा कि सर आज तो बताना पड़ेगा नाम क्या है, मैंने कहा उसका नाम मार्ले मिंटो रिफॉर्मर। आपने वापस कहा सर मार्ले कौन था, ना 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 बैठ बैठ, बस लास्ट क्वेश्चन। अगले दिन आप आए, आपने सर मार्ले कौन था, मार्ले सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था। अच्छा सर मिंटो ना, ऐसे नहीं करते, मतलब आप क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ऐसा 1892 में कहा था। अब लोगों ने कहा साहब अब आदमी की जी में आ ही जाए यार, एक आधा और पूछ ले यार साथ का साथ में, तो क्या बिगड़ जाए तुम्हारे। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है पूछ लेने दो, तो कहा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। तो वो जो 60 दूसरे मेंबर थे, जो एडिशनल मेंबर थे, उनको भी कुछ राइट्स दिए गए। अगला वो ये राइट्स ऑफ एक्स्ट्रा मेंबर्स बढ़ाए गए, अतिरिक्त सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई, जैसे वे पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते। सप्लीमेंट्री समझते ही हो, छोटी क्लासों के अंदर एक कॉपी भर दिया करते थे पेपर में, एक कॉपी और मांगनी होती सर को, सर एक कॉपी और दो, सप्लीमेंट्री दो, कॉपी के साथ कॉपी जोड़ते तो सप्लीमेंट्री। एक बार पेपर देते फेल हो जाते, फिर एक बार और देते, पेपर के साथ में पेपर देते तो सप्लीमेंट्री पेपर। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ लो तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो जाए। पहले बापड़े बजट पर कुछ नहीं बोल पाते थे कि बजट पेश कर दिया तो कह दिया, अब का बजट पे सवाल तो अब भी नहीं पूछने देंगे, तुम बहस कर। तो अंग्रेजों का वित्त मंत्री खड़ा होता, बजट पेश करता, वो कहता स्टार्ट, फिर इंडियन खड़े होते, इंडियन उस पर डिबेट करते खूब सारी, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, माननी कुछ ही नहीं जाएगी उनकी। फिर फाइनली वित्त मंत्री खड़ा होता, कर ली डिबेट, हाँ बस चलते हैं, बातें तो नहीं मानेंगे पर तुम डिबेट कर सकते हो। हम इसमें भी राजी थे, हमने कहा कम से कम डिबेट के माध्यम से हम तुम्हारी कमजोरियां तो बता पाएंगे। और कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले तो इन बजट वाली डिबेट से ही फेमस हुए थे। विपिन चंद्रा का अच्छा सा कोट है कि एक दिन में गोपाल कृष्ण गोखले ने बजट पर बहस में भाग लिया, अगले दिन अखबारों तथा रेडियो के माध्यम से गोपाल कृष्ण गोखले पूरे भारत में चर्चित हो गए थे। गोखले तैयार करके जाते थे कि टॉपिक कि कल क्या क्या बोलना मुझे, और सरकार की धज्जियां उखाड़ के रख दिया करते थे गोखले। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी उन दिनों के अंदर कि कम से कम सरकार की कमियां उजागर करने का मौका तो मिल रहा है, आपको बोलने का मौका तो दिया जा रहा है। ऐसा मौका कब दिया गया था, तो 1909 वाले के अंदर दिया गया था कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो और बजट पर बहस कर सकते हो आप। फिर इसके बाद पढ़ते हैं आगे। मुसलमानों वाला मैंने बता ही दिया, मुसलमानों को 6 सीटें दे दी गई थी, सेपरेट इलेक्ट्रोड से वाज गिवन टू मुस्लिम्स, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया था। अब का ये प्रांतों में, इनमें भी जो संख्या बढ़ा दो तो प्रांतों में भी संख्या बढ़ा दी गई थी, सब जगह बढ़ाई थी। ये मोटे मोटे तौर पे थोड़े से लिखा हुआ है कि बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, जो बड़े बड़े राज्य होते थे इनमें 50 मेंबर्स कर दिए गए थे, और पंजाब, बर्मा, असम के अंदर 30-30 मेंबर। हालांकि पूरी तरीके से ऐसा रूल फॉलो नहीं होता था, कहीं 47 भी हो जाते, 52 भी हो जाते, पर एक बड़ा बड़ा सा उन्होंने क्राइटेरिया रखा था। अपने याद रखने वाली बात इतनी है कि प्रांत वाले सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई थी, संख्या अपने से कोई नहीं पूछेगा कि प्रांत वाले सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी थी। कुल मिला के 6-7 बात है। लंदन में चेंज किया गया, लंदन में क्या किया गया, काउंसिल ऑफ इंडिया है, वहां पर एक इंडियन मेंबर होगा, हालांकि पहले भी लेते थे लेकिन अब मैंडेटरी कर दिया गया। यहाँ पर जो अपने गवर्नर जनरल बैठा है उसके नीचे जो सदस्य होते हैं, गवर्नर जनरल समेत जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और टोटल मेंबर कर दिए गए थे 69। 69 में से 9 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के होंगे, 60 एडिशनल मेंबर होंगे। 9 जो होंगे उनमें एक गवर्नर जनरल होगा, 8 मंत्री होंगे। ये 8 मंत्री हमेशा अंग्रेज बनते थे। पहली बार कहा गया कि नहीं इसमें इंडियन भी लिया जाएगा, वो इंडियन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, उनको कानून मंत्री, विधि सदस्य या लीगल मेंबर लिया गया था। ये जो 60 है ये बापड़े पहले बोल भी नहीं पाते थे। अब की बार कहा गया कि इनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछने का अधिकार है और इनको बजट पर बहस करने का भी अधिकार है। और फिर कहा प्रांत ना, प्रांतों के अंदर भी सदस्यों की संख्या बढ़ा दो और मुसलमानों को सेंटर के अंदर 6 सीट और दी जानी चाहिए, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया जाना चाहिए, जहां से ये खड़े होंगे वहां पर ये ही वोट डालेंगे। वोट डालेंगे कौन, तो वोट डालने के लिए खूब अलग अलग निर्वाचक मंडल बनाए गए थे। कहीं पर किसी को अधिकार दिया गया तुम वोट डालो, कहीं पर जमींदार वोट डालते थे, कहीं पर व्यापारी वोट डालते थे, कहीं पर इनकम टैक्स देने वाले वोट डालते थे, कहीं पर सरकारी कर्मचारी, उन्होंने बनाए थे अलग अलग। जैसे मैं कहूंगा राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है, तो संविधान कहता है केवल एमपी और एमएलए डालेंगे। तो निर्वाचक मंडल क्या हो गया, एमपी और एमएलए, आप और मैं तो दे नहीं सकते। वैसे उस टाइम भी ऐसे कई निर्वाचक मंडल बनाए हुए थे, अलग अलग आधार पर कई निर्वाचक मंडल बनाए हुए थे। अब ये तो ये कानून है।
अब इस कानून की अपने कमियां पढ़ेंगे, इसकी धज्जियां उड़ाएंगे। मॉडर्न इंडिया की सबसे अच्छी विशेषता है, मॉडर्न इंडिया के मेंस के पेपर में आपको तभी नंबर मिलेंगे जब अंग्रेजों की जितनी धज्जियां उड़ा सकते हो उतनी उड़ा दो, अंग्रेजों की जितनी आलोचनाएं करोगे उतने नंबर मिलेंगे। तो अपने अभी देखो अधिनियम की धज्जियां उड़ा के रख देंगे। ड्रॉबैक्स ऑफ एक्ट, अधिनियम की कमियां। सबसे बड़ी बात तो कि आपने मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, आपने मुसलमानों को कह दिया कि तुम्हारे चुनाव अलग से होंगे। जब एक बार मुसलमानों को यह कहा ना कि आपके चुनाव अलग से होंगे, तो धीरे धीरे उन्होंने कहा कि फिर हमारा देश अलग क्यों नहीं हो सकता। टू नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत यदि कहीं से पनपता है तो वो जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स व्यवस्था है इससे कहीं पनपता है। और देखो एक सीधी सी बात कि मैं वो गांव वाला उदाहरण वापस जाऊंगा कि सरपंच का चुनाव है। अब ये होता है कि भाई बंदा खड़ा हुआ, ओबीसी का पुरुष खड़ा हुआ मान लो, तो वोट तो पूरा गांव देता है ना अपना, तो पूरे गांव में वोट मांगने पड़ते हैं। अब भले वो ओबीसी का पुरुष है लेकिन उसको एससी में भी वोट मांगने पड़ेंगे, एसटी में भी वोट मांगने पड़ेंगे, जनरल वालों से भी वोट मांगने पड़ेंगे। एससी वालों के मोहल्ले में गया, एससी वालों ने कहा कि हमारे सड़क तो है ही नहीं, उसने कहा भाई सरपंच बनते ही मैं आपके इधर सड़क तैयार करवाऊंगा। एसटी वाले में गया, कहा हमारे हेडपंप नहीं है, पानी नहीं आता ढंग से, कहा साहब पानी की व्यवस्था करवाऊंगा। जनरल वालों ने कहा कि लाइट तो ही नहीं हमारे, तुम्हारी लाइट की व्यवस्था करूंगा। अब आप इमेजिन कीजिए कि ऐसा सिस्टम हो कि जो चुनाव लड़ेंगे वही वोट देंगे। तो मान लो एससी का बंदा चुनाव लड़ रहा है तो फिर वोट भी कौन देंगे, एससी वाले देंगे। अब वो एससी वाला बंदा क्या ओबीसी, जनरल और एसटी वालों से वोट मांगने के लिए जाएगा? नहीं, उसको जब वोटों की जरूरत ही नहीं तो वोट मांगने क्यों जाएगा? और जब वो वोट मांगने नहीं जाएगा तो क्या वो उनके काम करवाएगा? क्यों काम करवाएगा? उल्टा यदि कोई जनरल ओबीसी एसटी वाला आ गया कि साहब हमारे लाइट पंखा कुछ लगाना है, कोई सड़क बनाना, उसने कहा भगवान किस बात की लाइट, तुम्हारे क्यों लगवाऊं मैं, तुम्हारे से कौन से वोट लिए थे मैंने। इवन अपने तो अब ये देखते हैं कि एमएलए तक के चुनाव में बाद में बूथ वाइज लिस्ट आ जाती है कि किस बूथ से कितने कितने वोट मिले थे, और नेताओं को जब पता चलता है कि इस बूथ से तो हमें वोट मिले ही नहीं, तो उस पूरे मोहल्ले के काम नहीं होते, उस पूरे बूथ के काम नहीं होते। आज भी जब ये धारणा है तो उस समय तो और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं रही होगी। फिर जब मुसलमान ही खड़े होंगे और मुसलमान ही वोट देंगे तो आपने एक तो जो हिंदू पब्लिक है उसको पूरी तरीके से चुनाव की प्रक्रिया से तो क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब जो दो मुसलमान खड़े होंगे उनमें जीतेगा कौन? उनमें वो जीतेगा जो खुद को कट्टर मुसलमान घोषित कर देगा। इसलिए मान लो एक आदमी लिबरल टाइप की थोड़ी बातें करता कि भाई अपने गांव के अंदर सब मिलजुल के रहेंगे, हिंदुओं का सहयोग लेके गांव का विकास करेंगे। दूसरा कहता नहीं नहीं, हिंदुओं का कोई सहयोग नहीं, मैं केवल मुसलमानों के लिए काम करूंगा। तो पब्लिक थोड़ी सेंटिमेंट भड़कते, पब्लिक थोड़ी उधर आती। दूसरे को लगता वोट जा रहे हैं तो वो दूसरे दिन और गालियां निकालता, वो और कहता कि नहीं साहब मैं मुझे जीता हूं, कोई लड़ाई होगी हिंदुओं के साथ मैं आगे आगे खड़ा हो जाऊंगा। अब ये बात हिंदू सुनते तो उनको लगता अच्छा हमारे खिलाफ ये कह रहे हो, उनमें से कोई जाग जाता, उनमें से कोई वापस बोलता कि देख लेंगे हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सांप्रदायिकता जिसको आप कहते हो वो भड़कती है। शुरुआत में जब निर्वाचक क्षेत्र छोटे छोटे थे तब तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। जब निर्वाचक मंडल बड़े होने लगे, जब जनता को चुनाव में शामिल किया जाने लगा, तभी एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आया था। और कहते हैं कि जब ये व्यवस्था शुरू की जा रही थी तभी मार्ले मिंटो को लेटर लिखता है और उसके अंदर वो लिखता है कि हम ड्रैगन्स के दांत बोने जा रहे हैं, हम सांप के बीज बोने जा रहे हैं और इसकी फसल बेहद कड़वी होगी। हार्वेस्ट विल बी बिटर, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जब सांप के बीज बोओगे तो सांप ही बाहर निकलेगा, जहर ही बाहर निकलेगा। जब हम लड़ाने वाला ही काम कर रहे हैं तो लड़ाई ही बाहर निकलेगी बाद में। और ये स्थिति इतनी पावरफुल हुई कि जब यहां मुसलमानों को कहा गया कि तुम्हारे लिए अलग से चुनाव होंगे, तो बाद में मुस्लिम लीग कालांतर में कहती है हमारे लिए देश क्यों नहीं हो सकता फिर अलग से। अलग देश मिला, अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान के रूप में हमें 47 में दो देश देखने को मिले। विभाजन जैसी विभीषिका जो झेलनी पड़ी थी जनता को, उसका मूल खोज यदि कहीं खोजोगे तो एक बड़ा कारण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान का जनक जिन्ना नहीं है, पाकिस्तान का जनक मिंटो है। कि मिंटो यदि उस समय मुस्लिम लीग की स्थापना ना करवाते तो शायद ये बात इतनी आगे तक बढ़ती नहीं। इसके हमें उस खोज में जाना पड़ेगा, गहराई में उतरना पड़ेगा हम इस चीज। फिर जब आपने मुसलमानों को कह दिया कि तुम्हारे चुनाव अलग से होंगे, तो फिर सिखों ने कहा तो हमने कौन सी मोरने की बाटे मारे हैं, हम तो इनसे थोड़े हैं, हमारी जनसंख्या तो इनसे भी कम है।
और यदि ये बात है कि सरकार का साथ देगा उसको ये देंगे, तो मुसलमानों ने तो सरकार का साथ देना अब शुरू किया। हम तो साहब 57 की क्रांति में तुम्हारे सबसे अधिक वफादार थे। एंग्लो इंडियन ने कहा हम तो है ही तुम्हारी औलादे हैं, कोई थोड़ी सी जनसंख्या हमारी है, तो हमें क्यों नहीं दोगे। वो आरक्षण वाली बात है। आज भी जिसको मिल गया वो छोड़ना नहीं चाहता, जिसको नहीं मिला उसको लेना है। जनरल वाले कहे ओबीसी में शामिल करो, ओबीसी वाले कहे कि हमें कोई एमबीसी में कर दो, एमबीसी वाले कहे कि हमें एससी में कर दो, एससी वाले कहे कि एसटी में कर दो, एसटी वाले कहे और कहीं नीचे जगह बनती हो तो वहां पर और भेज दिया जाए। कोई भी आदमी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, बल्कि हम सब प्राप्त ही करना चाहते हैं। सेम समस्या तब है। और जब सारे वर्ग इस प्रकार से करेंगे तो आपस में लड़ाई बढ़ेगी, और आपस में लड़ाई बढ़ेगी तो यूनिटी कैसे आ पाएगी आप में। ये यहां पर भी देखने को मिला कि मुसलमानों को जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया गया तो सिख और एंग्लो इंडियन ने भी मांग की, इसलिए हमारी नेशनल यूनिटी को कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ, नेशनल यूनिटी का कहीं ना कहीं ह्रास हुआ। हमारी दो बातें, जब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया तो कालांतर में टू नेशन थ्योरी आई। मार्ले ठीक कहता है, मार्ले ने ये यहां से शुरू करना ना, लॉर्ड मार्ले ठीक थे जब उन्होंने लॉर्ड मिंटो को लिखा था कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल बेहद कड़वा होगा या फसल बेहद, तो इसका फल भीषण होगा। इंग्लिश वाली लाइन ज्यादा अच्छी कि ये लिखा होगा कि Morley was right, Lord Morley was right when he wrote to Lord Minto that in granting separate electorates we are sowing dragon's teeth and the harvest will be bitter. फसल गलती पैदा होगी भाई साहब, जैसा उन्होंने किया वैसा भुगता बाद में। और बड़ा एक लफड़ा था, मैंने अभी बताया कि चुनाव वाली प्रक्रिया तो समझ में आई नहीं रही थी, कहीं पर कोई वोट दे रहा था, कहीं पर कोई वोट दे रहा था। पर एक था कि जो सेंटर वाले सदस्य हैं, मैंने जो अभी बताया आपको कि सेंटर वाले जो सदस्य हैं कि वह 60 थे, 60 में से 28 तो होंगे वो ये होंगे और 32 दूसरे होंगे, 32 5 मनोनीत होंगे, 27 जो होंगे इलेक्ट होंगे। इलेक्ट कैसे होंगे, कौन इलेक्ट करेगा, सेंटर के लिए इलेक्शन में भाग कौन लेगा, सेंटर वाले सदस्यों को कौन इलेक्ट करके भेजेगा, तो कहा प्रांत वाले सदस्य। प्रांत वालों को कौन भेजेगा, तो उससे नीचे कोई नगर निगम वाले सदस्य, तो नगर निगम वाले सदस्य चुनाव कर रहे हैं प्रांत वाले सदस्यों का, प्रांत वाले सदस्य चुनाव कर रहे हैं केंद्र वाले सदस्यों का। मतलब डायरेक्ट चुनाव नहीं होता था, इनडायरेक्ट चुनाव होता था। पर मुसलमानों वालों में ये नहीं था, मुसलमानों वाले में प्रांत से केंद्र में नहीं आएंगे, मुसलमानों वाले में कहा गया कि सीधा मुसलमानों का निर्वाचन क्षेत्र होगा, यहां से सीधे के सीधे वो केंद्र के लिए चुन सकेंगे। मतलब जनता डायरेक्टली मुसलमानों वाले 6 मेंबर चुना करती थी। ये भी भेदभाव होता है कि जनरल वोटर और मुस्लिम वोटर के बीच में भेदभाव कर दिया गया था, और जो मुस्लिम वोटर थे वो तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव के मेंबर को डायरेक्ट चुन सकते थे, जबकि जनरल वोटर था वो डायरेक्ट नहीं चुन सकता था, वो जाके कोई प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के मेंबर चुनता था, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव वाले मेंबर जाके सेंट्रल वाले चुनते। जैसे आपने कहे हमने एमएलए चुना, एमएलए ने जाके राष्ट्रपति चुना, तो जनरल वोटर के लिए व्यवस्था और मुसलमानों के लिए कह दी कि तुम डायरेक्ट राष्ट्रपति वाले चुनाव में वोटिंग कर दो। ये भी अंतर कर दिया गया था। भेदभाव तो भेदभाव है अपने आप में, तो ये भी कमी थी कहीं ना कहीं। फिर और क्या कमी है इस एक्ट में, अतिरिक्त सदस्यों को कहा गया था, एडिशनल मेंबर को कहा गया था कि तुम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुम बजट पर डिबेट कंडक्ट करवा सकते हो, लेकिन अब भी बापड़ों कहा गया कि कुछ एरिया जैसे है जो आउट ऑफ सिलेबस है और इनकी तो तुम बात भी मत कर लेना, इनके बारे में तुम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। कहा साहब कौन से, कहा तुम में से कल को कोई खड़ा हो गया कह दे कि अमेरिका में जो अभी इंग्लैंड की पॉलिसी चल रही है ना उसके बारे में कुछ जवाब दो। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, विदेश का मामला है, तेरा कोई लेना देना नहीं। कोई मेंबर खड़ा हो कह दे कि वो हैदराबाद रियासत में या तो जोधपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिसी क्या है उसका हमें चाहिए, या जोधपुर का राजा वहां पर दबाव डाल रहा है जनता पर, उस पर अंग्रेज कुछ क्यों नहीं कर रहे, तू नहीं पूछ सकता। ये हमारा मामला है, रियासत का मामला है, तेरे को केवल भारत के मामले पूछने का अधिकार है। तू कोई रक्षा से संबंधित सवाल नहीं पूछ सकता, रेलवे से संबंधित सवाल नहीं पूछ सकता, कर्जा क्या लिया उसका सवाल नहीं पूछ सकता, कितना ब्याज दे रहे इसका कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता। तो खूब सारे एरिया जैसे थे जिनमें तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता वो आदमी। तो लिमिटेड एरिया दिया गया था, उसमें क्वेश्चन पूछ लो और उसके अंदर ही आप तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लो। तो एक तरीके से कुछ ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी इधर भी देने की कोशिश नहीं की गई थी आपको। फिर हम कहते एक मेंबर गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में केवल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इतना बड़ा मान खा पड़ा, इतनी बड़ी जनसंख्या और मिनख एक हमारा, नहीं सर ऐसे नहीं चलेगा।
दो चार पांच सात मंत्री तो हमारे होने चाहिए यार, ताकि हमारी मांगे उठा सके। तो हम कहते हैं साहब ये भी नहीं था। फिर रही सही कसर, हमारे आपने सदस्य वगैरह ले लिए कि 27 मेंबर हम जनता द्वारा चुन के भी भेजेंगे, जनता की मांग रखेंगे। अब मान लो ऊपर जो 60 बैठे हैं, वो 60 में से ज्यादातर इंडियन हुआ करते थे, भले सरकार भी नॉमिनेट करती पर इंडियन को नॉमिनेट किया करती थी। अब उन 60 में मान लो 32 आदमी एक तरफ हो गए और उन्होंने कहा कि साहब ये है ना यूनिवर्सिटी थोड़ी सी सब जगह यूनिवर्सिटी बना दो। सारे 69 मेंबर है और 69 मेंबर में से भी मेजोरिटी मान लो 36 की होती है, 36 ने खड़े होकर कह दिया कि साहब ये यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए, तो क्या बन जाएगी? मतलब मेजोरिटी लोग कोई काम के लिए कर देंगे तो वो काम करोगे? करना। फाइनली तो गवर्नर जनरल के पास विटो है, गवर्नर जनरल के पास में ऑर्डिनेंस है। गवर्नर जनरल विटो कर सकता है, गवर्नर जनरल ऑर्डिनेंस ला सकता है। पॉलिटी में अपने पढ़ते हैं कि वो लेजिस्लेटिव जो भी होते उसको बाईपास करना हो तो आप ऑर्डिनेंस लेके आ जाओ, ऑर्डिनेंस लाए जा सकते थे। तो ये कुछ शक्तियां थी। जब ये गवर्नर जनरल को आपने शक्तियां दे रखी है, फिर मतलब ही क्या है यार? आप मतलब उसको छड़ी तो पकड़ा रखी है, हमको गाजर दे रहे हो मुंह में कि गाजर खा ले, ऊपर से हमें छड़ी कभी भी पड़ सकती है। तो ये रिट और अध्यादेश की शक्तियां गवर्नर जनरल के पास में और थी, इस वजह से ज्यादा कोई अधिकार वगैरह इसमें हमको नहीं दिए गए थे। और मिंटो तो लिखता है कि यदि किसी की ये भ्रम हो कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाने जा रहे हैं तो गलतफहमियां निकाल के रखे, हम पार्लियामेंट वगैरह कुछ ही नहीं बना रहे हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिलर इसमें तुम्हारे मेंबर बढ़ा रहेंगे, तुम देखो संसद बन जाएगी और हमारे मेंबर उसके अंदर आ जाएंगे, तो ऐसा ऐसा कुछ भी हम तो नहीं करने वाले। तो ये 1909 का सुधार है। पुराने एग्जाम पेपर उठा के देखना, उनके अंदर 1909 के सुधारों का पक्का कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, या आप अपनी तरफ से क्वेश्चन बना लेना, लिख लेना, क्रिटिकली इवेल्युएट मार्ले मिंटो रिफॉर्म या मार्ले मिंटो सुधारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, आंसर अपने हिसाब से आप तो लिख लेना। तो ये 1909 के सुधारों तक पढ़ा है। आज अपने वहां से आगे शुरू करते हैं, 1909 के बाद का शुरू करते हैं। आगे वाला थोड़ा सिंपल सा ही है, ठीक ठीक यूं बात है। दिल्ली में दरबार लगाया गया 1911। ये हिंदी के अंदर दरबार कहते हैं भाई, हिंदी में इन्होंने कोर्ट ही लिख दिया, अपने ध्यान रखना। अपने इसको दिल्ली दरबार कहेंगे हिंदी वाले, अंग्रेजी वालों के कोर्ट होता है। 1911 के अंदर दिल्ली दरबार लगाया गया। क्यों लगाया गया दिल्ली दरबार? क्योंकि ब्रिटेन का राजा आया था इस टाइम। मैंने एक दिन पहले ही बात बताई थी आपको, वापस बता देता हूं। ब्रिटेन का राजा आया था, राजा का नाम था जॉर्ज पंचम, वो अपने इंडिया आया था, तो उसके स्वागत में यहाँ पे दरबार लगाया गया। और उसकी रानी थी, उसका नाम था मेरी। नाम मेरी है भाई, बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको लगे कि सर को आज क्या हो गया, खुद की कैसे बता रहे हैं, ये रानी तो उसकी है, जॉर्ज पंचम की है, नाम उसका मेरी था। ये दोनों आए थे, तो इनके स्वागत में दिल्ली में दरबार लगाया गया। पॉइंट नोट करना, राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन दरबार कहां पे लगाया जा रहा है? दिल्ली के अंदर दरबार लगाया जा रहा है। होर्डिंग सेकंड अपने यहां पर गवर्नर जनरल हुआ करता था, लॉर्ड होर्डिंग सेकंड था, वो यहाँ पे जीजी था, तो उसने कहा दिल्ली में लगाओ दरबार, तो दिल्ली में दरबार लगा दिया गया आपने। अब पंचम यहाँ पर आया, पंचम आया तो पंचम ने जनता इकट्ठी हुई उसके स्वागत में। उसी टाइम हमने गाया जनगण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता, हे भारत के भाग्य के विधाता किंग जॉर्ज पंचम, तुम्हारी आयु लंबी हो। और हम उसके सामने बिलबिलाए, हम उसके सामने रोए, और हमने जॉर्ज पंचम को कहा, राजा कहीं का और राजा दिलदार होता है हमेशा, बोले ब्रिटेन का और बोले अपना कोई राजा रहा। जॉर्ज पंचम ने पूछा कि मेरी भारतीय जनता, किसी भी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है तुम्हें? और अपने वाले फूट फूट के रोए, ढा ढा करके रोए। उसने हुआ क्या बात तो बताओ, अपने वालों की हिचकियां ही नहीं रुके, उसने सिर पे हाथ वाथ फेरे, प्लीज बताओ क्या बात हुई। क्या हमारे बंगाल के टोटे टोटे कर दिए? किसने? वो तुम्हारे कर्जन आया था पहले, वो कर्जन हमें बांट के चला गया, बंगाल के 2 टुकड़े करके चला गया। होर्डिंग पास में ही खड़ा था, जॉर्ज पंचम ने होर्डिंग की तरफ देखा कि होर्डिंग क्या लफड़ा है। उसने कहा हाँ साहब, वो हमने ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल 2 बांट दिए। उसने कहा नहीं देखो, मेरे से जनता का रोना देखा नहीं जाता, प्लीज फेविकोल के जोड़ से उन दोनों को वापस जोड़ दिया जाए। 1911 में जॉर्ज पंचम घोषणा करते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया जाता है। मुझे याद है बार आईएएस में क्वेश्चन था कि बंगाल विभाजन रद्द कब कर दिया गया था? 1911 जॉर्ज पंचम का जो दिल्ली कोड था उसमें उसको रद्द कर दिया गया था। याद रखना, क्योंकि अपने दिमाग में हमेशा यही रहता है कि बंगाल विभाजन हुआ कब था, 1905। रद्द वाला पढ़ते ही नहीं अपने। और मुझे याद है उसने भी जो पहला ऑप्शन दिया तो 1905 ऑप्शन के अंदर और लिख देता है, ताकि अपने रद्द पढ़े ही नहीं, 1905 लगा दे। तो हुआ था 1905 में, रद्द हुआ था 1911 में, करके गया था कर्जन, वापस जोड़ के गया था आपने तो जॉर्ज पंचम। उसने पूछा और कोई समस्या? हम थोड़े से चुप हुए, पानी वानी पिलाया उसने। हमने कहा एक समस्या और है सर। क्या समस्या बताओ? कि हमारी राजधानी बहुत दूर है। कहाँ है तुम्हारी राजधानी? हमने कहा ए ठेठ उधर बंगाल की खाड़ी के अंदर राजधानी है।
उसने होर्डिंग की तरफ वापस देखा कि होर्डिंग कहाँ रहते हो तुम? उसने कहा सर बात सही है आपकी, हम उधर, वो कलकत्ता है बंगाल की खाड़ी में, वहां रहते, एंड है इंडिया का उधर। इतनी दूर क्यों रहते हो? सर पहले वहीं आए थे शुरुआत के अंदर, बंगाल पे ही कब्जा किया था, तो फिर उसी को राजधानी बना लिया, तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जहां हम अपने खड़े हैं ये कौन सी जगह है? ये भारत का दिल है, ये दिल्ली है, ये भारत का सेंटर है। तो उसने कहा राजधानी भी यही होनी चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। और जॉर्ज पंचम घोषणा करके गए कि राजधानी को भी कलकत्ता से कहां लाया जाएगा? दिल्ली लाया जाएगा। दो चीजें की थी जॉर्ज पंचम 1911 के अपने दिल्ली दरबार में, दो घोषणाएं करके जाते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया जाता है, आपकी राजधानी को कलकत्ता से कहां पर लेके आएंगे? हम दिल्ली लेके आएंगे। तो याद रख लेना भाई जॉर्ज पंचम की क्या क्या घोषणाएं थी। और उसी टाइम जॉर्ज पंचम के स्वागत के अंदर ही हमने बॉम्बे के अंदर बनाया था गेटवे ऑफ इंडिया। दिल्ली में तो अपने इंडिया गेट, और बॉम्बे में है गेटवे ऑफ इंडिया। वो जो बॉम्बे वाला गेटवे ऑफ इंडिया है वो जॉर्ज पंचम के स्वागत में बना था। इंडिया गेट तो अपना बाद में बना था। इंडिया गेट तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब इंडियंस अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए गए थे, और वे इंडियंस जो अंग्रेजों की आर्मी में थे वहां पर शहीद हो गए थे, उन शहीदों के नाम लिखने के लिए, उन शहीदों के सम्मान में अंग्रेजों ने जो गेट बनाया था वो तो था इंडिया गेट। और बॉम्बे में जॉर्ज पंचम के स्वागत में जो बनाया गया था वो था गेटवे ऑफ इंडिया। तो आजादी से पहले तक अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए जो भी भारतीय शहीद होते थे उनके नाम तो इंडिया गेट पे लिखे हुए। और आजादी के बाद हमने दिल्ली में अलग एक बना ली, अमर जवान ज्योति। और वहां अमर जवान ज्योति पे बाद में अपने जो भी युद्ध हुए, आतंकवाद में कहीं भी कोई जवान शहीद हुआ तो उनके नाम अपने वहां पर लिख दिए गए थे। तो दिल्ली दरबार याद रख लेना भाई, क्या क्या बातें हुई थी बता देता हूं। लिखा हुआ है दिल्ली दरबार का आयोजन ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम और उसकी रानी मेरी का स्वागत करने के लिए किया गया था। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लेकर आए थे। उसी समय उनके स्वागत के लिए बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया, एक साथ है भाई गेटवे, ध्यान रखना। क्या हुआ? वापस शुरू से शुरू हो जाएगा। लो अपने साथ पढ़ लेते हैं एक साथ ये चीज। तो ये आपका गेटवे ऑफ इंडिया, ध्यान रख लेना, एक साथ है। गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था इसी टाइम आपका बॉम्बे के अंदर। तो दो तीन बातें हैं, सारी बात याद रख लेना जॉर्ज पंचम का। और इसी टाइम 1911 के अंदर वो रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान गाते हैं। तो बाद में जब 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कलकत्ता का अधिवेशन था, बिशन नारायण सर अध्यक्ष थे, उसमें वापस जनगण मन हमने गाया था। तो याद रह जाएगी, कोरिलेट होगी चीजें आपके, इसलिए वो अधिवेशन थोड़े पहले पढ़ लेते हैं तो चीजों में थोड़ा मजा आता है, बाद में थोड़ी थोड़ी अपने को बातें पता होती है। अब होर्डिंग को कह के गया कि भाई राजधानी चेंज कर लेना फटाफट। उसने कहा साहब थोड़ा टाइम तो दो, ऐसे यूं कोई चटमंगनी पट ब्याह थोड़ी हो, जाएंगे वापस सामान वामान पैक करेंगे, इधर लेके आएंगे। कोई स्टूडेंट रूम चेंज करता है सर, उसमें 2-3 दिन लग जाते हैं। पूरी राजधानी चेंज करके लानी है साहब, कलकत्ता से दिल्ली आना है, थोड़ा टाइम लगेगा। उसने कहा जल्दी से जल्दी जितना हो सके। कहा साहब ठीक है। राजा की बात मानी गई। 1 साल के अंदर अंदर कह दिया गया कि राजधानी को कलकत्ता से पूरी कहां पे ले जाएंगे? दिल्ली। 1 साल में अंग्रेजों ने दिल्ली के अंदर भवन बनाए, नई नई बिल्डिंग्स बनाई। गवर्नर जनरल कहाँ रहेगा, बाकी अफसर कहाँ रहेंगे, वो जो भवन बनाए गए थे, वो जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी, वो जो एक दिल्ली क्रिएट की गई थी, उसका हमने नाम किया बाद में नई दिल्ली। कि साहब अंग्रेज ने जो दिल्ली बसाई थी वो बाद में नई दिल्ली थी। लुटियन नाम का आर्किटेक्चर था जिसने इसका मैप वगैरह बनाया था, जो इसका आर्किटेक्ट था, जो इसका डिजाइनर था नई दिल्ली का, लुटियन था। इसलिए अक्सर आप नई दिल्ली के लिए एक शब्द सुनते हैं, लुटियंस दिल्ली। कि जो भी मंत्री रहते हैं, बड़े बड़े आईएएस रहते हैं, वो किस जगह रहते हैं? तो लुटियंस दिल्ली के अंदर रहते हैं। फिर अक्सर जो समाजवादी टाइप के लोग होते हैं, ये लुटियंस दिल्ली वाले भारत को लूट रहे हैं, ये जो मंत्री और आईएएस है ये जनता का शोषण करते हैं। तो वो बेचारा लुटियन जो था वो आर्किटेक्चर था, याद रख लेना आपने। 1912 में राजधानी को यहां पर चेंज कर लिया था। राजधानी को चेंज कर रहे थे 1912 के अंदर। जब राजधानी को चेंज करने की बात की जा रही थी 1912 में, लॉर्ड होर्डिंग गवर्नर जनरल, तो जब दिल्ली आए तो लॉर्ड होर्डिंग ने कहा भाई रुक जाओ, दिल्ली के बाहर रोक लो एक बार गाड़ियां। क्यों सर? अब आगे यार मैं रथ वथ में बैठकर वैसे जाऊंगा जैसे राजा राजधानी में प्रवेश करता है। अब राजा मैं हूं, भारत का गवर्नर जनरल हूं, सब कुछ मैं संभालता हूं। मैं जाऊंगा रथ में, बग्घी में, और रथ में बैठ के एकदम लॉर्ड होर्डिंग ने दिल्ली के अंदर प्रवेश किया।
और दिल्ली की जनता क्या राजी, जगह जगह लोग फूल मालाएं लेके खड़े, फूल हाथों में लिए हुए खड़े, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया टाइप की फीलिंग ले सारे लोग। गवर्नर जनरल सबकी तरफ हाथ हिलाता हुआ जाए। चांदनी चौक दिल्ली के अंदर एक जगह पड़ती है चांदनी चौक नाम की। शाहजहां की जो बेटी थी जहां उसने चांदनी चौक की कभी डिजाइन बनाई थी। चांदनी चौक के अंदर अपने कुछ क्रांतिकारी थे और उन्होंने कहा कि हम भी फूल फेंकेंगे, हम भी स्वागत करेंगे। आप इतनी भीड़ खड़ी थी, भाई तुम खड़े हो जाओ। वो जो क्रांतिकारी थे उनका जो नेता था उसका नाम था रास बिहारी बोस। याद रखना, घोष नहीं है। रास बिहारी घोष वो है जो सूरत वाले अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष था। वो नरमपंथी नेता है, मॉडरेट है, ये एक रिवोल्यूशनरी है, ये एक क्रांतिकारी है रास बिहारी बोस। आगे आजाद हिंद फौज में हम वापस नाम पढ़ेंगे इस बंदे का। तो रास बिहारी बोस वहां पर खड़े थे, अपने साथ में 5-6 अपने साथियों को और लिए हुए, अपने भी भाई साहब यहाँ पे फूल फेंकने। 23 दिसंबर 1912 का दिन था। जैसे चांदनी चौक के पास में रथ आया, बग्गी आई, रास बिहारी बोस और उसके साथ वाले तैयार खड़े थे। फूल फेंके उन्होंने, पर फूल बने अंगारे। बम था उनके हाथ में, बम फेंक दिया उन्होंने। पर भाई रे भगवान जाने क्या था, इंडियंस का निशाना हमेशा चूक ही जाया करता था। हम हमेशा एग्जैक्टली कभी मार ही नहीं पाए बंदे को। होर्डिंग के तो लगा नहीं, आगे जो बैठा था, ड्राइवर बैठा था, जो खींच रहा था, रथ को चला रहा था, उसके बेचारे को लगा, वो देश के काम आ गया। रास बिहारी बोस ने पहले से चप्पलें हाथ में ले रखी थी। रास बिहारी बोस ने वहां से भाग गए सारे के सारे। लेकिन कुछ लोग पकड़े गए बाद में उस केस के अंदर। 4 बंदे पकड़े गए थे, जिन 4 बंदों को बाद में सजा हो गई थी, फांसी लगाई गई थी अंग्रेजों द्वारा। दिल्ली में घुसते समय बम फेंका गया था, इसलिए उस मुकदमे का नाम है दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा। 1912 के अंदर हुआ था। अब पूछे कोई कि दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा क्यों हुआ था, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड होर्डिंग पे रास बिहारी बोस के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने बम फेंक दिया था, इस वजह से हुआ था। उस समय लॉर्ड होर्डिंग दिल्ली क्यों आ रहा था, क्योंकि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली चेंज किया जा रहा था। सारी बातें याद रखना भाई। आगे बढ़ते हैं। चार क्रांतिकारियों को इस मामले में फांसी दी गई। वो 4 क्रांतिकारी कौन कौन थे? अमीर चंद नाम है, अमीर चंद लिख लिया, थोड़ा सा याद रखना। अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार, ये 4 लोग थे जो इस मुकदमे के अंदर पकड़े गए थे और जिनको फांसी लगा दी गई थी। 4 लोगों को, डबल ए और डबल बी। मुझे याद है 2016 वाले प्री में ये कोई क्वेश्चन था, इनमें से दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे में कौन सा शामिल नहीं था। 3 तो ये नाम लिख दिए थे, एक नाम लिख दिया था भगवती चरण बोहरा। तो याद रख लेना भाई, भगवती चरण बोहरा शामिल नहीं थे, बाकी वाले 4 थे। तो डबल ए आमिर चंद, अवध बिहारी, डबल बी बाल मुकुंद और बसंत कुमार। हालांकि जब मैं राजस्थान जी के पढ़ाऊंगा तब मैं और बता दूंगा, अपने राजस्थान के भी एक क्रांतिकारी इनके साथ जुड़े हुए थे, पर बाद में वो पकड़े नहीं गए थे। पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी बाद में फरारी के अंदर ही काट दी थी। जोरावर सिंह बारठ थे, वो भी इस मुकदमे से संबंधित थे, पर वो जब उधर अपने डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। तो वो कभी गिरफ्तार नहीं हो पाए थे जोरावर सिंह बारठ। बाद में नाम वाम चेंज करके अपने इधर मालवा आमेर वागड़ के अंदर इधर घूमते रहे थे। राजस्थान जी के पढ़ेंगे तब हम और बात कर लेंगे उसकी, उधर बात करेंगे। अपने पूरा परिवार ही उनका इसके अंदर शामिल था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बड़ी जोरदार घटना, 2 एक साथ जुड़ी हुई घटना, याद रखना, दिल्ली दरबार और दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा दोनों जुड़ी हुई चीजें। आगे एक बड़ी जोरदार घटना है, कामागाटा मारू प्रकरण। नाम से बड़ा ही जोरदार लगता है। कामागाटा मारू क्या नाम है, क्या हुआ था? वास्तव में कामागाटा मारू जो है एक जहाज का नाम, एक शिप है, एक जापानीज शिप था, एक जापानी जहाज था। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप अपने दिमाग में सोचो। देखिए, अपने जो सरदार जी है, अपने जो पंजाबी लोग, ये ज्यादातर कौन से देश में जाते हैं? कनाडा। ज्यादातर का डेरा वो ये कनाडा जाना होता है इनको। तो ये सरदार जी कनाडा आज से नहीं जाते हैं, ये सरदार जी कनाडा बहुत पुराने टाइम से जाते हैं। कनाडा की सरकार तंग आ गई इनसे, और कनाडा की सरकार ने कहा कि नहीं साहब, ये ज्यादा आने लग गए, इन पर रोक लगाई जाए। तो एक नियम लेके आए वो लोग, और नियम लेके आके कहा कि वे लोग जो इंडिया से चलने के बाद डायरेक्ट कनाडा आए, बीच में कहीं पे रुके ही नहीं, तब तो एंट्री मिल जाएगी, और यदि बीच में रुक रुक के आए तो इन लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। अब उस टाइम जो भी अपने नौ परिवहन हुआ करता था, जो भी जहाजों से जाने का अपना तरीका हुआ करता था, उसमें बीच में रुकना ही पड़ता था। इतने बड़े जहाज ही नहीं थे कि बिना फ्यूल डलवाए और डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाए, तो रुकना पड़ता ही था आपको। इसलिए वो ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना तो कोई डायरेक्ट आ पाएगा और ना ही अपने उनको एंट्री देनी पड़ेगी।
पर इंडियंस कुचर नहीं गा रहे होते हैं, और किसी ने पता लगा उस रूल में कोई एक कमी थी, और उस कमी का सहारा लेके 35 आदमी घुस गए। 35 इंडियन थे, वो कनाडा चले गए। अब जैसे ही वो 35 गए, कनाडा वालों का ये कैसे आ गए साहब, वो एक कमी थी, ये उस कमी के तहत आ सकते हैं ऐसे, कोई कमी दूर करो, कमी दूर करो। उन्होंने वापस अपना कानून और ढंका किया, इस बार कोई कमी नहीं, इस बार तो कोई लूप होल छोड़ा ही नहीं है, कोई नहीं आ सकता, किसी भी तरीके से नहीं आ सकता। अब कनाडा ने तो अपना रूल चेंज कर लिया, उस कमी को दूर कर दिया। अपने सरदार जी को पता नहीं चला कि साहब कमी दूर हो गई, वहां पर अब परमिशन नहीं मिलेगी, वहां पर अब एंट्री नहीं मिलेगी। अपने यहाँ पे सिंगापुर में एक सरदार जी रहते थे, गुरदीत सिंह, गुरदीत सिंह नाम करके एक सरदार जी रहते थे। और उन्होंने सोचा कि रुपए कमाने का अच्छा तरीका है, नई नई परमिशन मिली है, अब लोग वापस जाने शुरू हुए हैं, क्यों ना मैं एक जहाज किराए पे लूं और जनता को यहां से बिठा के कनाडा लेके जाऊं। कनाडा जाने के लिए लोग मरा करते थे और मेरे थोड़ी कमाई हो जाएगी। गुरदीत सिंह सिंगापुर में रहते थे, इन्होंने वहां पर एक जहाज किराए पे लिया, रेंट पे लिया। उस जहाज का नाम था कामागाटामारू। कामागाटामारू नाम का एक जहाज किराए पे लिया, हांगकांग लेके आए उस जहाज को। अब इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया जो भी अपना है, इसमें इस पूरे बेल्ट के अंदर अपने इंडियंस खूब सारे रहते थे कि या तो जाओ कनाडा, कनाडा का वीजा नहीं मिले, इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये तो अपना ही है, सिंगापुर, जापान, चाइना, इस वाले बेल्ट में खूब रहते थे, ताइवान तक। तो का इधर वालों को उसने मैसेज किया, वो हांगकांग गया, जहाज को उसने हांगकांग लगाया और उसने कहा अपने वैंकूवर चलेंगे, कनाडा का एक शहर है वैंकूवर, और कहा अपने वैंकूवर चला जाए। उसने हांगकांग बंदरगाह के ऊपर जहाज लगाया, आवाज लगानी शुरू की कि वैंकूवर 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 वैंकूवर, सस्ता किराया, पहले आओ पहले पाओ। और सरदार जी भर भर के 376 इकट्ठे हो गए। उसने कहा ये ठीक है, उसने यहां से जहाज रवाना किया, 376 यात्रियों को लेकर वैंकूवर जा रहे हैं वो लोग। गुरदीत सिंह उनका लीडर है। जैसे कनाडा के वैंकूवर तट पर पहुंचे, इससे पहले कनाडा वालों को न्यूज मिल गई कि इस प्रकार से लोग आ रहे हैं, और उन्होंने कहा ना, क्यों आ रहे हैं, हम आने नहीं देंगे, हमने हमारा रूल चेंज कर दिया। हमारा रूल कहता है इंडिया से जो चले और कनाडा के अंदर सीधा आए तो आने दो, बीच में रुकेगा तो नहीं आने देंगे। ये बीच में रुक रुक के जा रहे थे। जैसे वहां पहुंचे, आगे उनकी नेवी पुलिस तैयार खड़ी थी, वापस अपने वापस नहीं जाएंगे, एक बार आए अब तो हम अंदर ही जाएंगे। कनाडा वालों का यार कोई नाथी का बाड़ा थोड़ी, तो जिसकी मर्जी हो वो हमारे देश के अंदर घुस जाए, नहीं आने देंगे तो हम तो नहीं आने देंगे। तो वे इंडियंस जो पहले से कनाडा में रहते थे, उनको पता चला भाइयों भाइयों का प्यार जगा। जो कैनेडियन इंडियंस थे, जो कनाडा में रहने वाले इंडियंस थे, उन्होंने विरोध किया, कैसे नहीं आने दोगे, हमारे भाई आए हैं तो कनाडा में आएंगे। कनाडा वालों ने कहा चुपचाप बैठ जाओ, वरना तुमको और फेंकेंगे इनके साथ में। तुमको आने दिया इसका मतलब यह है कि हमारे देश के अंदर आगे इस प्रकार का कुछ भी माहौल फैलाओ, नहीं आने देंगे तो नहीं आने देंगे। तो हमारे जो इंडियंस अंदर रहते थे, उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने बाकायदा कमेटी बनाई कि तट पे जो लोग बैठे हुए हैं, शोर पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी हम सहायता करेंगे। इसलिए समिति का नाम रखा गया तटीय समिति, शोर कमेटी। तटीय समिति बनाई गई, शोर कमेटी बनाई गई कि तट पे जो लोग बैठे हैं उनकी हम सहायता करेंगे। कमेटी बना के उन्होंने कहा कि साहब इनको अंदर आने दिया जाए, तो कनाडा गवर्नमेंट नहीं मानी तो नहीं मानी। ये सूचना अमेरिका पहुंची, तो अमेरिका में जो इंडियंस रहते थे उन्होंने भी आंदोलन किया कि नहीं कनाडा वालों, तुम हमारे भाइयों को अंदर आने दो। कनाडा वालों ने कहा चाय से ज्यादा केतली गर्म है, तो तुम्हें क्या लेना देना है, तुम अमेरिका में रहने वाले हो, हमारे देश की पॉलिसी किसको आने देंगे किसको नहीं आने देंगे हम जाने, हमारा काम जाने। पर हमने वहां पर आंदोलन चलाया था, पर भाई साहब कितना भी बड़ा आंदोलन चलाया, कनाडा गवर्नमेंट नहीं मानी तो नहीं मानी, और उसने कहा वापस, और हमारे जहाज को वापस भेज दिया। हमारा जहाज वहां से वापस आ रहा था, रास्ते में जापान का एक बंदरगाह पड़ता है याकोहामा, याकोहामा नाम करके एक बंदरगाह पड़ता है जापान का। फ्यूल के लिए याकोहामा रुके, तब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के खिलाफ लड़े, और जर्मनी ने एक एजेंडा अपना रखा कि समुद्र में इंग्लैंड का झंडा लगा हुआ कोई जहाज दिख जाए तो समुद्र में डुबो दो।
अपने वाले कामागाटा मारू पे झंडा तो इंग्लैंड का लगा, तब हम अंग्रेजों के दिन ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, झंडा तो उनका लगा के जाना पड़ता। और बेचारे गोरे भले, उनको पता चला कि यार अपने वो कुछ लोग कनाडा गए थे, वो वापस आ रहे हैं, अभी तक योकोहामा पहुंचे हैं, जर्मनी वालों को पता चल गया तो उल्टा लटकाएंगे, समुद्र के अंदर ही जल भस्म कर देंगे इन सबको। और उन्होंने मैसेज किया कामागाटा मारू के पायलट को, उसका जो कैप्टन था उसको, का जितना जल्दी हो फटाफट कलकत्ता, अब बीच में मत रुकना, इधर उधर मत जाना कहीं पर, ये इंडियंस है, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, ये हमारी पब्लिक है, इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है, जल्दी से जल्दी यहां लेके आओ। और वो सबको वहां पे लेके आया। कलकत्ता में अपने एक बंदरगाह हुआ करता था बजबज, उस बजबज बंदरगाह पे लेके आया। आगे अंग्रेज तैयार खड़े थे चेक करने के लिए, सारे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कहां कहां से गए थे, पासपोर्ट चेक कराओ, इमिग्रेशन वाले तैयार रहते थे। अपने वालों को पुलिस देखते डर लगा, अपने वालों को लगा यार पुलिस मारेगी। फिर किसी ने कहा बंदरगाह का नाम बजबज है, तो किसी ने भजबज ही सुन लिया उसको, भागो यहां से। भागे उतरते भगदड़ में 18 लोग देश के काम आ गए, 18 लोग भगदड़ में शहीद होते हैं। ये कामागाटा मारू घटना थी। पर हम कहते हैं कि इस घटना की वजह से भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार, नस्लिज्म भारतीयों के अंदर आया। भगवान जाने कैसे आता है, मैं कभी समझ नहीं पाया, आपके समझ आए तो आप समझ लेना। पर अपने को लिखना यही है कि कामागाटा मारू की जो घटना थी उसकी वजह से भारतीयों में किसका संचार हुआ था, राष्ट्रवाद का। और हमें पता लगा कि देखो साहब कनाडा की सरकार हमसे कितना भेदभाव करती, गोरे जो लोग हमसे कितना भेदभाव करते हैं। और हमने इसके लिए जो कमेटी वगैरह बनाई थी उसका नाम क्या था, सौर कमेटी था। आगे पूरा लिखा हुआ है, सौर कमेटी सदस्य वगैरह यहाँ जगह नहीं बची, मैं आगे बता देता हूं आपको, लिखा हुआ है, पूरा पढ़ लेते हैं अपने, पूरा लिख लेता हूं मैं एक साथ। अब पढ़ाता हूं, देखो मैंने बताया आपको कामागाटा मारू एक जापानीज शिप था, गुरदीत सिंह नाम का भारतीय जो कि सिंगापुर में रहता था, 376 यात्रियों को लेके हांगकांग से कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह के लिए रवाना हुआ। कनाडा की सरकार ने इनकी एंट्री को बैन कर दिया। तो कनाडा में रहने वाले जो इंडियंस थे उन्होंने इसका विरोध किया, एक सौर कमेटी बनाई, तटीय कमेटी बनाई उन्होंने। तटीय कमेटी में कौन कौन, तो पूरा सर्वधर्म समभाव का ध्यान रखा, सेकुलरिज्म का पूरा ध्यान रखा। साहब एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, सोहनलाल पाठक, रहीम हुसैन और बलवंत सिंह नाम करके 3 आदमी थे जो इस सौर कमेटी के सदस्य थे। ये याद रख लेना भाई, हिंदू मुस्लिम सिख याद रह जाएंगे अब आपके। हिंदू सोहनलाल पाठक, मुस्लिम रहीम चाचा, सरदार जी, बलवंत सिंह। ये कनाडा में रहने वाले वे भारतीय हैं जो तट पर बैठे हुए भारतीयों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने तटीय समिति बनाई थी। पर उन्होंने नहीं सुना तो नहीं सुना, जहाज अपना वापस भेज दिया। क्या करते, जो अमेरिका में इंडियंस रहते थे उन्होंने भी इसका विरोध किया। अमेरिका वालों के मैं नाम लिखा देता हूं, वैसे कोई पूछेगा तो नहीं, पर फिर भी थोड़ा नाम याद रख लेना। एक का नाम था रामचंद्र, जो नेता थे वहां पर। एक का नाम था भगवान सिंह, तो भगवान रामचंद्र 2 तो याद रह जाएंगे। उधर सोहन लाल पाठक है, इधर सोहन सिंह है। उधर रहीम हुसैन थे, इधर बरकतुल्ला थे। बरकतुल्ला कहां, वैसे तो अपने राजस्थान में तो सीएम हुए हैं, पर वो नहीं भाई, ये दूसरे। तो अमेरिका में रहने वाले इंडियंस जिन्होंने आंदोलन चलाया वो कौन कौन थे, तो बरकतुल्ला खान थे, रामचंद्र थे, भगवान सिंह थे। तो भगवान रामचंद्र 2 तो याद हो जाएंगे। उधर सोहन लाल पाठक है, इधर सोहन सिंह है, और एक अपने बरकतुल्ला खान याद रख लेना। जहाज वापस जब आपके योकोहामा बंदरगाह पर पहुंचा तब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, इसलिए जहाज को सीधा कलकत्ता आने का आदेश दिया। और बजबज बंदरगाह पर भगदड़ मची और उसमें 18 लोग क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। ये कामागाटा मारू की घटना है भाई। दिखा, इस घटना ने भारत में राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा दिया, अंग्रेजों के खिलाफ हमें भावनाएं आई भाई, सीधी सी बात।